है कैमरा में। हाँ कैमरा के साथ। हाँ 86 MB धारा आपका हो जाएगा अब। हाँ कितना सेकंड बाद होगा? अभी मैं आपको देख लेगा तो 10 मिनट चल रहा है। लाइव आ गया। अरे मैसेज भी आ गया। हेलो गाइज, चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन आप लोग कौन कौन लाइव है थोड़ा बता दें। कौन कौन आ चुके हैं? रजनीश आ चुके हैं। रजनीश, फटाफट जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। कौन कौन आ चुके हैं थोड़ा देख लें। क्या हुआ? और लोग छोटू क्या नाम रह गया, छोटू राज। और लोग कौन लोग हैं? जल्दी जल्दी लाइव आइए। कुमार कुंदन आ गए। कुंदन कुमार बाबू जल्दी फटाफट आइए, रिप्लाई कीजिए। देखिए जो भी है लाइव है सारे आप लोग रिप्लाई कीजिए। जो भी है, जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं भी, जो नहीं भी हैं रिप्लाई करें। देखिए कौन कौन लाइव है। जल्दी करें जल्दी करें। कितने लोग देख रहे हैं? 2 ही। हाँ अभी 2 ही है, मतलब लाइव नहीं ये लोग। इसका मतलब है कि बहुत सस्ता दाम में कर लेंगे। सबको बोलने थे। हाँ बोला हुआ है, 8-7 रुपये डाला हुआ है। क्या क्लास शुरू किया था ना? चलिए देखिए, क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स सेकेंड सेम का है। सेकेंड सेम सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए है। ठीक है, सिविल ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए इसमें आज ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक से डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टोक्स लॉ करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी, बाइंड फोर्स या उसी ऑफ थर्स्ट फोर्स बोलते हैं, या फोर्स ऑफ बायंसी बोलते हैं। नेक्स्ट इसका देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ बायंसी फोर्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बायंसी। इसका नेक्स्ट देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन देखेंगे, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड एसटीडी फ्लो देखेंगे। फिर इसका अनएसटीडी फ्लो देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म देखेंगे, लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो देखेंगे। इसका कंडीशन सब देखेंगे। फिर इसका कंपेरिजन करेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी देखेंगे और रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे आज। इसके अलावा एक नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट चैप्टर भी इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना हम लोग खत्म करने वाले हैं, हम टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टोक्स लॉ। हेडिंग लिखिए स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ। ओके, तो स्टोक्स लॉ हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स साहब क्या कहते हैं? ठीक है, ये सर जॉर्ज स्टोक है, इन्होंने दिया था। सर जॉर्ज स्टोक साहब ने स्टोक्स लॉ दिया था। इन्होंने क्या लॉ दिए थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, क्या लॉ दिए थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये लॉ दिए थे, बता रहे थे। यहाँ से देखिए घटना आप लोग भी हालांकि सीख सकते, समझ सकते हैं, लेकिन उस समय वो सोचे नहीं, इसके लिए उनके नाम पे ये पड़ा है। देखिए क्या होता है, जब
किसी भी फ्लूइड में ये है कोई फ्लूइड है, किसी भी आपका फ्लूइड में किसी भी इमर्सिबल बॉडी को रखा जाता है, ये है आप रखते हैं इमर्सिबल बॉडी को, ठीक है, इमर्सिबल बॉडी को रखा जाता है, आप रखेंगे इमर्सिबल बॉडी को रखेंगे तो क्या होगा, इस पे कौन कौन से फोर्स लगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ऑब्वियसली एक फोर्स लगेगा आपको, इसका सेल्फ वेट W लगेगा, ओके। तो फर्स्ट फोर्स लगेगा W, सेकेंड फोर्स लगेगा क्या लगेगा, एक बायन्सी फोर्स लगेगा, हालांकि हमें बायन्सी फोर्स आगे पढ़ने वाले हैं, ओके, बायन्सी फोर्स पढ़ने वाले आगे, हम यही चर्चा कर देते हैं लेकिन हम डिफिनेशन आगे लिखाएंगे। तो बायन्सी फोर्स लगने वाला है, इसको FB से हम लोग डिनोट करते हैं। इसके अलावा एक और फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ड्रैग फोर्स, FD। तो इतने फोर्सेस लगते हैं, फिर ध्यान सुनिए, जब किसी भी बॉडी को, इमर्सिबल बॉडी को किसी भी फ्लूइड में रखा जाता है तो उस पे ये 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं। कौन कौन सा, बायन्सी फोर्स, ड्रैग फोर्स और वेट, ये तीनों फोर्सेस उस पे लगते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाता है, हम देखते हैं सबका मैग्नीट्यूड देखें, खुद समझ में आ जाएगा घटना कहानी क्या हो रहा होगा। तो वेट जो होगा, बायन्सी ये है, वेट है सेल्फ वेट, ये क्या हो जाएगा m इंटू जी सेल्फ वेट होगा, ठीक है। अब इसका वेट, तो इसका वेट कितना होगा, आपको मास कभी देगा नहीं, तो मास की जगह पे लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, N2 हो गया G। वॉल्यूम को कैसे इसको लिख सकते हैं, क्या स्फीयर है, हम मान के चलते हैं कि ये जो फ्लूइड है, ये जो है आपका सॉलिड है, वो क्या है, स्फेरिकल है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r3, और ये हो जाएगा डेंसिटी इंटू G। तो इतना आपको लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सेल्फ वेट लग रहा होगा, ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। जो है बायन्सी, ड्रैग फोर्स लिखते हैं FD। तो ड्रैग फोर्स होता है 6 पाई ईटा RV, 6 पाई ईटा RV, ये हुआ दूसरा फोर्स, ड्रैग फोर्स लग रहा है। तीसरा फोर्स लग रहा है बायन्सी फोर्स लग रहा है। बायन्सी फोर्स होता है, बायन्सी फोर्स होगा आपका, ठीक है, ये सॉलिड है ना, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड कर सकते हैं, सॉलिड। बायन्सी फोर्स होगा 4/3 पाई R3 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G। इतने फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखना है, बहुत सारा कौन सा आ गया है, कुंदन आ गया, छोटू भाई सर, छोटू है, संदीप जी कैसा लग रहा है आज का ऑपरेटर बन के, नमता ये आ गए, अबू सब आ चुके हैं, सर पढ़ाई में बिजी हैं, हाय सर, हर्षिता हाय सर, बड़ा लेट से आए जी आप लोग, ठीक है, बहुत लेट कर दिए। ये टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं सारे कुछ, और ये तो सिर्फ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा इलास्टिसिटी चैप्टर है वो भी पढ़ने वाले हैं, और सारा दोनों चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है, और आज ही पढ़ना है, और कोई लिंक शेयर नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पढ़िए, इसका कोई शेयर नहीं करेंगे, ओके। तो देखिए हम ये सारा पढ़ने वाले हैं, इसके बाद इलास्टिसिटी चैप्टर वो भी खत्म करेंगे, दोनों खत्म करेंगे, मेरा टारगेट आज का, ओके। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्टोक्स लॉ, वो है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ हम फिर रिपीट करते रहे हैं। स्टोक्स लॉ जो दिए थे वो सर जॉर्ज स्टोक्स साहब दिए थे। तो स्टोक्स साहब ये बताए थे कि कोई भी एक कंटेनर है, उसमें किसी भी इमर्सिबल सॉलिड को रखते हैं तो उस पर 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं, ड्रैग फोर्स, बायन्सी फोर्स और वेट। ये तो सेल्फ वेट, ठीक है, खुद सेल्फ वेट लग रहा है, तो वेट हो गया। ये इसका हम सेल्फ वेट निकालना चाहते हैं। वेट क्या होगा, वेट बराबर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं भार, क्या होता है m इंटू जी, द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। तो वेट को लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी किसका, इस सॉलिड का, इसीलिए हम लोग S डिनोट कर रहे हैं, यहाँ S लिखे हैं, S मतलब हो गया सॉलिड, ये है आपका सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है, इंटू जी हो गया। इस वॉल्यूम चूंकि हमें मान के चलते हैं एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल मान के चलते हैं,
इसीलिए स्फेरिकल मान के चलते हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ये रो एस हो गया इंटू जी हो गया, ये वेट निकल गया। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है, याद रखना पड़ेगा 6 पाई ईटा आर भी, 6 पाई ईटा आर भी, ठीक है 6 पाई ईटा, 6 जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई हो गया 22/7 हो गया, ईटा है, हालांकि ईटा है यही म्यू ही है, वही विस्कोसिटी वाला जी, विस्कोसिटी है ये आर है, रेडियस है, किसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस जो है, स्फीयर का रेडियस, देखिए वही स्फीयर रेडियस है इसका, ये इसका है आपका, ये रेडियस है, ठीक है, ये इसका ये रेडियस है, रेडियस इसका आर है, ओके, तो ये है रेडियस हो गया। ये वेलोसिटी क्या है भी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब जिस वेलोसिटी से फॉल कर रहा होगा, जिस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, ओके, जिस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है वो है आपका, ये है बाबू, ये स्टोक्स लॉ पढ़ रहे हैं, ये सिविल वाले के लिए 4th सेमेस्टर में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी जरूरी है, और सॉइल मैकेनिक्स 4th सेमेस्टर पढ़ रहे होंगे तो स्टोक्स लॉ उनके लिए भी वहाँ भी सिलेबस है, 4th सेमेस्टर सिविल सॉइल मैकेनिक्स के छोटा सा टॉपिक है, वहाँ भी स्टोक्स लॉ है, सेम सब कुछ फॉर्मूला वहाँ भी इसी तरह डिराइव करते हैं, यहाँ भी सेम है सब कुछ, ठीक है। तो ये 2 जगह पढ़ते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं और हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है बायंसी फोर्स का मैंने छूट हो गया इतना, ये वॉल्यूम हो गया, ये सॉलिड का वॉल्यूम, डेंसिटी, बस इस दोनों में एक डिफरेंस है, यहाँ ये इस दोनों के शब्द का बस डिफरेंस है, यहाँ होगा आपका रो एस होगा और यहाँ होगा रो डब्ल्यू, बस इतना ही का फर्क और सब कुछ सेम है, यहाँ रो एस होगा, यहाँ रो डब्ल्यू, अदरवाइज दोनों का सेम ही होगा, ओके, ये चीज है। अब इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग बात करते हैं बाबू, क्लास तो चल रहा है आपका 2nd सेम का, लेकिन 2nd सेम का चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल बुयांसी, टर्मिनल वेलोसिटी से पढ़ेंगे, ये आपको 4th सेमेस्टर में सिविल सॉइल मैकेनिक्स में भी सब पढ़ना है, ओके। और ये सब जो नेक्स्ट टॉपिक सब लिखे हैं ये सब आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का है, ओके, पूरा टर्म है आपका, ऊपर हेडिंग लिखे फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारा टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का है 4th सेमेस्टर के लिए। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या इसमें कोई है ऐसा टर्म जो वेरिएबल है, बाबू ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है आपका, है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नियत, ठीक है, मतलब नियत मतलब कांस्टेंट है, फिक्स, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता, 4/3 चेंज नहीं होगा पाएंगे। आर रेडियस, कोई जो पार्टिकल आप लोग देंगे, ठीक है, जो आप कोई भी पार्टिकल जो फॉल करेगा तो उसका रेडियस फिक्स रहेगा, कोई भी जो सॉलिड पार्टिकल होगा उसका डेंसिटी भी फिक्स रहेगा, ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड है, और जी का वैल्यू फिक्स होता है, मतलब वेट जो होता है किसी भी इस बॉडी का वेट क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ भी देखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, ये भी सब कांस्टेंट है, ये भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स है, बट ये फिक्स नहीं है 6 पाई ईटा, विस्कोसिटी ये भी फिक्स है, आर ये फिक्स है, सिर्फ पूरा सिस्टम में जो वेरिएबल है वो एक वही वेरिएबल है, एक है वेलोसिटी ही वेरिएबल है, अदरवाइज सारा टर्म कांस्टेंट है इसके, ठीक है। तो होता होगा क्या, इसको समझिए, पूरा चीज आपका सारे कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी आपका वेरिएबल है। तो हो रहा होगा जैसे ये वेलोसिटी है, वेरिएबल हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, बिल्कुल, आप जब फॉल करके किसी वस्तु को रखते हैं पानी में तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है, फिर बढ़ते जाता है। तो देखते हैं इसका पूरा हम कहानी बताते हैं आपको। तो देखते हैं नीचे की ओर फोर्स कितना कौन सा लग रहा है, W है, और ऊपर की ओर फोर्स कौन कौन है, इस दोनों का सम, ठीक है, FD है पहले लिखते हैं, और प्लस FD यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ये लिखते हैं। अब खुद कहानी समझ में आएगा कि मामला क्या हो रहा है। तो बाबू वेट जो है हम पहले बता चुके हैं, वेट फिक्स होता है, तो मान लेते हैं कि ये 50 न्यूटन है, डाउनवर्ड लग रहा है 50 न्यूटन, क्लियर है, डाउनवर्ड है 50 न्यूटन फोर्स लग रहा है। बुयांसी फोर्स भी कुछ होगा, तो बुयांसी फोर्स मान के चलिए, ऊपर जो बुयांसी ये भी फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल है। तो बुयांसी एकदम आप समझिए कि जब किसी पार्टिकुलर फ्लूइड में दिए होंगे उस समय
इस पे कौन कौन सा buoyancy फोर्स क्या क्या सब लग रहा है, तो 50 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा होगा, buoyancy फोर्स लग रहा होगा मान लीजिए 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन लग रहा है। क्या ड्रैग फोर्स शुरू में क्या ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा, यस या नो में, क्या ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा, क्या ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है बताएं आप लोग, ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा। ड्रैग फोर्स शुरू में होगा या नहीं होगा, इनिशियल में ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा, ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा। साकेत रिप्लाई कर रहे हैं नो सर, और इसके बाद और लोग रिप्लाई करें, होगा या नहीं होगा ड्रैग फोर्स शुरू में, जब किसी पार्टिकल किसी भी फ्लूइड में डालते हैं उस समय ड्रैग फोर्स होगा या नहीं होगा, इतना टाइम लगाइएगा, नहीं होगा ड्रैग फोर्स। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल शुरू में जब डालेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा। जब किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं रिलीज करते हैं तो उसका वेलोसिटी जीरो होता है, आपको आप फेक थोड़ी कहें जी, तो इस समय इसका वेलोसिटी इसका फोर्स होगा क्या, 0 न्यूटन, ठीक है 0 न्यूटन होगा, ठीक है। हाँ खुश रहिए बाबू शुभम, इतना दिन के बाद जी। तो देखिए यहाँ से, तो अब इसको समझना है, बस इसी को समझना था, ये ड्रैग फोर्स जीरो क्यों होगा, समझ में आया। ड्रैग फोर्स जीरो क्योंकि आप जब किसी वस्तु को किसी फ्लूइड में किसी वस्तु को रखे उसमें वेलोसिटी क्या होगा, जीरो, तो ये जीरो होगा तो पूरा टर्म जीरो हो गया, क्लियर है, पूरा जीरो हो गया। तो हम बात करते हैं, तो देखिए सोचने वाली बात है, 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, नेट फोर्स किधर हो गया आपको, डाउनवर्ड हो गया। तो नेट फोर्स कितना है, 30, नेट फोर्स कितना है, डाउनवर्ड होगा, लेकिन कितना का डिफरेंस है, 30 का, ये 50 है ये 20 है, नेट फोर्स यानी 30 न्यूटन फोर्स से नीचे की ओर गिर रहा होगा, ठीक है। तो 30 न्यूटन फोर्स, तो बाबू नेक्स्ट में क्या होगा, तो इसका क्या होगा, 30 न्यूटन तो 50 न्यूटन अभी भी होगा, 30 न्यूटन फोर्स से गिर रहा होगा, तो बाबू अभी भी ये है आपका 20 न्यूटन होगा ही, क्योंकि ये आपको चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन 30 न्यूटन की नेट फोर्स किसी वस्तु पे 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो कोई भी वस्तु पे फोर्स लग रहा होगा तो उसका मोशन होगा, ठीक है, फोर्स होगा तो एक्सेलेरेशन पैदा होगा, एक्सेलेरेशन होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो ये ग्रेट वेलोसिटी से बहुत ज्यादा वेलोसिटी से क्या होगा, ये नीचे की ओर मोशन करना शुरू करेगा, तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। और जैसे ही वेलोसिटी यहाँ कुछ होगा तो इसका मतलब इसका भी कुछ क्वांटिटी हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि पूरा मिला के ये 10 न्यूटन हो गया, या मान के चलते हैं कि 5 न्यूटन हो गया। तो अभी कितना हो गया बाबू, अभी भी नेट फोर्स 0, तो अभी भी 50 और ऊपर ये 20 था, ये मतलब आपका फिक्स है, ये समझिए आपको 50 है फिक्स है, ये भी फिक्स है, 20 है न्यूटन फिक्स है, और ये शुरू में ये एक वेरिएबल है तो 50 नहीं थे, तो शुरू में डिफरेंस था 30 का डिफरेंस था, तो इसलिए नेट फोर्स नीचे की ओर लग रहा था, मोशन होना शुरू हो गया था। अब शुरू में हो गया 5 तो 25, अभी भी नेट फोर्स डाउनवर्ड है, इसका वेलोसिटी अब घट रहा होगा बढ़ रहा होगा, तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ ही रहा होगा, ठीक है, वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, तो अभी भी 50 ही है। इसके बाद ये भी फिक्स है 20 है, और ये 5 से हो गया होगा 10, तो कितना हो गया 20 10 30 और 50, अभी भी 20 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। हाँ शशिकांत आ गए, 50 ये 50 है, 50 हो गया। फिर हम और देखते हैं, ये भी 20 होगा फिक्स होगा। अब देखते हैं अभी भी देखिए 20 अभी 20 का अंतर है, 20 10 यानी नेट फोर्स ऊपर 30 लग रहा है और नीचे 50 लग रहा है, 20 का अंतर आ गया, अभी भी नेट फोर्स 0। तो फिर और स्पीड अभी बढ़ रहा होगा इसका, और बढ़ रहा होगा स्पीड, क्योंकि नेट फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, अभी मान के चलिए 15 हो गया, तो कितना होगा 35, 15 का भी और अंतर है, तो और आपका बढ़ते चला जाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा बाबू कि ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 30 पे पहुंच जाएगा, तो 30 पे पहुंच जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 30 पे पहुंच जाएगा। यानी ये हो गया आपको ये कब ये आपको ये पहुंचते पहुंचते यानी 0 से होते 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 बढ़ते बढ़ते ये आपका हो जा रहा होगा 30 न्यूटन हो जा रहा होगा। तो 30 न्यूटन यानी 50 न्यूटन नीचे और 30 प्लस 50 न्यूटन ऊपर, तो उस समय ये वस्तु पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो उस समय इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्लियर है, मान के चलिए 50 फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये 20 तो फिक्स है और ये 30 ऊपर की ओर लग रहा है, तो 30 20 50 नेट फोर्स 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो गया 0, तो उस समय बॉडी हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो जब नेट फोर्स 0 हो गया तो उस समय इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा उसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। बस खत्म हो गया, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। हाँ बुयांसी फोर्स तो लग रहा है ना, एफबी ये बुयांसी फोर्स तो लिखे ही है, बुयांसी फोर्स तो लग रहा है,
वही मान के चले हैं ना, ये 50 है, ये बुयांसी फोर्स लग रहा है, ये लिखे हुए हैं बाबू, ये तीनों फोर्स है, लिख रहे हैं, ये तीनों फोर्स दिख रहा है हमको, ये वेट है, ये ड्रैग फोर्स और ये बुयांसी फोर्स बिल्कुल लग रहा है, समझ ना। तो हम कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको नेट फोर्स जीरो होगा और नेट फोर्स जीरो होगा तो उस समय बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम में आ जाएगा मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उस समय जो वेलोसिटी उसका होगा, नेट फोर्स जब जीरो होगा उस समय जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये बात ध्यान रखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी ऐसे गिर रहा होगा फास्ट, और जो वेलोसिटी आप उसका आ गया होगा उस वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और उसके बाद नेट फोर्स जीरो है तो उसी वेलोसिटी से वो गिरते हुए चला जाएगा एकदम कांस्टेंट से, इसका नहीं चेंज होगा, मतलब नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हुए चला जाएगा, और कब तक जाएगा, जब तक कि बॉटम में नहीं बैठ जाए। वो जो वेलोसिटी जो प्राप्त कर ले उसी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, समझ रहे। ये दोनों शब्द जो है एक ही चीज का है, यहाँ से फिर अलग टॉपिक यहाँ से अलग होता है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त कर लिया उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को, हम बस क्या बताएं, समझ में आ गया, हम इसका पूरा कहानी लिखाएंगे, बस बताइए मैटर समझ में आ गया, क्या हो रहा है, पूरा फेनोमेना समझ में आ गया, इसको आराम से रिलेट कीजिएगा। सर धुंधला दिख रहा है, ये बाबू आपके साइड से क्वालिटी बढ़ाने वाली, आप लोग क्वालिटी बढ़ा दीजिए उसको ना, सेटिंग में जाके वीडियो में जाइए, सेटिंग में जाइए और वहां से आपका आप उसको 420 कर लीजिए। हाँ 420 480 कर लिए, हम 720 पे रखे हुए हैं, चूंकि मेरे पास वाईफाई है तो हाई क्वालिटी में रखे, उसको क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है, और ब्राइटनेस इंक्रीज कर लीजिए। ओके, इसे पूरा मैटर समझ में आ गया, रिप्लाई करें। ये जो पूरा कहानी बताया, क्या क्या कहानी हो रहा है, कहानी याद रखना है, क्या कैसे कैसे हुआ है, कहानी क्या याद रखना है कि जब किसी भी फ्लूइड में क्या लिखा है, बिल्कुल साफ दिखना, हाँ किसी, ध्यान से देखिए, किसी भी फ्लूइड में किसी भी इमर्सिबल बॉडी को रखती है, इमर्सिबल मतलब जो घुलनशील नहीं है, जो घुलनशील घुल जाए तो बातें खत्म हो जाए, घुलनशील नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब रखते हैं तो उसपे क्या होता है, वो अपना सेल्फ वेट लगते रहता है, बुयांसी फोर्स लगते रहता है, जिसके बाद नेट फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड लगते रहता है, तो उसके बाद वो पानी मतलब क्या होता है आपको, उसका वेलोसिटी बढ़ते चले जाता है, नेट फोर्स नीचे की ओर लगता है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है और ड्रैग फोर्स लगते जाता है, जब नीचे की ओर जितना स्पीड बढ़ते जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा, और ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा कि ये टोटल जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स आएगा, तो उस समय वो कहेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, और उस समय जो उसका वेलोसिटी प्राप्त कर लेगा, जो मैक्सिमम वेलोसिटी, वो उसका टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस कहानी याद रखना कैसे कैसे हुआ है, मतलब पार्टिकल को हमने डाले हैं, उसका वेलोसिटी बढ़ा है, क्यों ड्रैग फोर्स बढ़ा है, ठीक है, ड्रैग फोर्स बढ़ते जा रहा है, जो नीचे की ओर जाएगा ड्रैग फोर्स बढ़ते जाएगा, एक समय ऐसा आ जाएगा जो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, तो उस समय कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आ गया, रिप्लाई करें, रिप्लाई किया कर दिए बाबू, समझ में आ गया सबको। हाँ आगे बढ़ते हैं, लगता नहीं समझ में आया किसी को, आगे बढ़ते हैं, तो हम 1 by 1 लिखते हैं, ठीक है, चर्चा कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, कहाँ है सब जिंदा है ना जी, अच्छा सब लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा है, लिखा है, बढ़िया बड़ा डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम ही बनाना है। ये एग्जांपल बाबू ना आप अपने लिख लीजिएगा, ये एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, क्योंकि ये काम का चीज नहीं है, मतलब समझने के लिए हम आपको समझाए हैं, ये समझाने के लिए बताए हैं, इस तरह घटना हो रहा होगा, ओके। बट हम इस टॉपिक पे आते हैं, हम इसको हटाते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं, ये चूंकि समझाने के लिए था कि बढ़ते जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। चलिए अब लिखिएगा, ये 50 हटा दीजिए, ये सब तो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जांपल लेके बताए थे। तो अब क्या कीजिएगा आप लोग, तो लिखिए स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, स्टोक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, जो हम बोले वही स्टेटमेंट लिखिए, स्टोक्स लॉ स्टेटमेंट विभू कुमार, लिखिएगा पूरा कहानी से,
देखिएगा, when an immersible body, when an immersible मतलब जो घुलनशील है, क्योंकि आप डाल दिया घुल जाएगा तो फिर बातें खत्म। when an immersible body is kept in a fluid, when an immersible particle या body is kept in a fluid मतलब हम जो बोले वही सब कुछ लिखा है बाबू। जब इसका मतलब क्या हो रहा है, जब किसी इमर्सिबल बॉडी को फ्लूइड में रखा जाता है, then it has acted by two forces named as self-weight W and buoyancy स्पेलिंग बाबू यहाँ लिखा हुआ है, buoyancy फोर्स या थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ buoyancy की बोलते हैं, एंड buoyancy ब्रैकेट में FV, buoyancy FV। ओके, इतना लिखिए। पूछ लीजिए कौन कौन लिख रहा है, यूट्यूब पे नहीं लिख ही रहा, ठीक है। buoyancy फोर्स, अब क्या होता है, जैसे buoyancy फोर्स देन लिखिएगा इसका, देन नेट फोर्स acting vertically downwards, then net force acting vertically downwards, then net force acting vertically downwards, which arises a force named as drag force, which arises a force named as drag force FD, drag force ब्रैकेट में FD, drag force ब्रैकेट में लिखेंगे FD, drag force ब्रैकेट में FD, drag force ब्रैकेट में FD लिखेगा, drag force, ठीक है। after some time body gains maximum velocity, maximum velocity when body is in equilibrium, that maximum velocity is known as terminal velocity, ओके। यही है बाबू आपका टर्मिनल, ये हम पिछले दोनों में कर दिए। यही जो पूरा स्टेटमेंट ही लिखा हुआ है, जो लिखा है वही स्टोक्स लॉ है, पूरा कहानी लिखा दी है, कैसे कैसे हो रहा है पूरा कहानी लिखा दिए हैं। तो स्टोक्स लॉ का यही हो गया जो हम बता दिए, स्टोक्स लॉ है। और हालांकि स्टोक्स लॉ में ही उसका है, स्टेटमेंट में ही उसका टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन है, ओके। स्टोक्स लॉ में ही टर्मिनल वेलोसिटी का डेफिनेशन है। सूरज भी आ गया है, ठीक है। तो आपका टर्मिनल वेलोसिटी पूछता है, चाहे स्टोक्स लॉ का डेफिनेशन पूछता है, दोनों में सेम लिखेंगे, ओके। दोनों में हम लोग सेम चीज लिखेंगे। तो ये हो गया, अब बस ये खत्म हो गया। अब आप स्टोक्स लॉ का यही था। अब स्टोक्स लॉ का हम लोग करेंगे कुछ, पहले एजम्पशन लिखेंगे, ठीक है। एजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ, इसके बाद ये प्रूफ करेंगे बाबू, ये हम प्रूफ करेंगे, इसका फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टोक्स लॉ एजम्पशन लिखेंगे। तो लिखिएगा एजम्पशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। फर्स्ट एजम्पशन लिखिएगा, द स्फेरिकल
द स्फेरिकल बॉडी, वो जो लिए थे, द स्फेरिकल बॉडी शुड बी स्मॉल, कॉमा, परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। ठीक है, रिपीट करते हैं, द स्फेरिकल बॉडी शुड बी स्मॉल, परफेक्टली रिजिड एंड स्मूथ। ये पहला एग्जाम्पशन लिखिएगा। दूसरा एग्जाम्पशन लिखिएगा, वह एग्जाम्पशन, द फ्लूइड थ्रू which body falls should be infinitely extensive and perfectly homogeneous, infinitely extensive and perfectly homogeneous क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली एक्सटेंसिव होना चाहिए और perfectly होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस किसको बोलते हैं, आप दोनों शब्द नहीं बताते हैं। होमोजीनियस मतलब समान रूप से सभी जगह वितरण हो, होमोजीनियस होना चाहिए। जैसे दूध में पानी मिलाते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है, मतलब सभी जगह सभी का क्वांटिटी समान रूप से आपका मिला उसको होमोजीनियस बोलते हैं। दूसरी बात, परफेक्टली इनफाइनाइटली एक्सटेंसिव बोला गया। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ इस बॉल को आप इधर नहीं दिए होंगे, अगर यहाँ से होगा तो दीवार का इफेक्ट प्रभाव होगा, तो उसमें उसका आपका जो बाउंसी फोर्स लग रहा होगा या ड्राइव फोर्स लग रहा होगा उस पर इम्पैक्ट करेगा। क्या हो गया, सब तो है, सब इसमें तो है आगे नहीं है, फिर आया फिर गया। आगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये चीज को अगर हम साइड से हम फॉल करवाते हैं तो उसका अफेक्ट करेगा। स्पीड तो ठीक है, स्पीड कम हो गया। फिर सही। ठीक है, तो ठीक है ना, होमोजीनियस का मतलब समझ में आ गया। होमोजीनियस मतलब हो गया कि आपको इसका जो मिक्सचर होना चाहिए समान रूप से होना चाहिए। इनफाइनाइटली एक्सटेंसिव का मतलब होगा इसको साइड से नहीं दे रहे, सबका बाउंड्री का प्रभाव नहीं हो, बीचों बीच आपको गिरते रहे। ठीक है, इनफाइनाइटली। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिएगा, द बॉडी शुड मूव स्लोली, द बॉडी मूव स्लोली सो दैट मोशन ऑफ द फ्लूइड, द बॉडी शुड मूव स्लोली so that the motion of the fluid in contact with the body remains streamlined। फिर घूम रहा है ना, क्या हो रहा है इसमें एक बफरिंग और remains streamlined। The body should move slowly so that motion of the fluid in contact with the body remains streamlined। अब स्ट्रीमलाइन किसको बोलते हैं हम यहाँ आपको समझाएंगे, आपको स्ट्रीमलाइन किसको बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मतलब इस तरह इतना स्लोली हम उसको डालते हैं कि उसके फ्लूइड के, इसमें ऐसा नहीं कि छठिया भाषा आपको समझाते हैं, इसमें हिलकोरा उलकोरा सब नहीं मारे, मतलब जो आराम से है इसे आराम से गिरते रहे, बस इसका अपना मोशन होना चाहिए, फ्लूइड को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं, यही इसका एग्जाम्पशन था। हालांकि कुछ और एग्जाम्पशन है वो हमको जरूरत नहीं है, वो सॉइल वाले को जरूरत है, सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, उसका साइज का भी चर्चा किया जाता है। चलिए ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टोक्स लॉ। फिर घूम गया। सब में घूम रहा, उसमें भी चला, उसमें भी घूम रहा।
स्पीड देता है 100 के भी, यहाँ पे 100 का भी 150 के भी। नहीं हो पाएगा क्या हुआ? आया आ गया आ गया। हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स लॉ कोई नहीं लिख रहा है, देखिए क्या है? इतना मेहनत कर रहे हैं आप, कोई हाँ। नहीं लिख रहा है, देखिए ना क्या है ना? क्या लिख रहे हैं, देखिए सब वीडियो देख रहा होगा, हाँ? सब वीडियो देख रहा है। चलिए एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स लॉ बाबू, ये आप लोग का असाइनमेंट है, थोड़ा लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स लॉ। ठीक है, ये आप लोग का असाइनमेंट है। एप्लीकेशन क्या कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है वो 3-4 ठो है एप्लीकेशन, ज़्यादा कुछ एप्लीकेशन नहीं है। ये आप लोग इसका एप्लीकेशन लाएंगे लिखिए। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी लिखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी लिखिएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या हुआ, नहीं चल रहा। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी बाबू डेफिनेशन हम लिखा चुके हैं, सारा कुछ बता चुके हैं। तो टर्मिनल वेलोसिटी का सेम आ जाएगा, उसी तरह आ जाएगा जिस तरह आप स्टॉक्स लॉ का स्टेटमेंट लिखे हैं। ओके चलिए अब हम लोग बात करते हैं अब है कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये दोनों आप खत्म करते हैं, ये दोनों हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी का कैलकुलेशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करते हैं, बनाते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो ये डायग्राम अब जरूरत पड़ेगा, ये डायग्राम बना चुके हैं सब कोई, ये बताएंगे। ये डायग्राम बना चुके हैं सब कोई, ये डायग्राम बना चुके हैं, ये सारा लिख चुके हैं आप लोग। नहीं लिख रही है, देखिए नेट प्रॉब्लम लिख, ठीक है, तो लिखे हैं चाहे नहीं लिखे हैं, तो हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे ये सब लिखने के बाद एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब जब इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम का हुआ नेट फोर्स 0 हो गया, तो नेट फोर्स 0 पे क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएगा अपवर्ड फोर्स, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा आपका, तो डाउनवर्ड फोर्स है W और अपवर्ड फोर्स क्या है FB प्लस FD। तो इसकी जगह पे रखिए W का जगह पे 4/3 पाई R³ इंटू रो S इंटू G बराबर क्या होगा FB 4/3 पाई R³ इंटू हो जाएगा रो W इंटू G और FD के जगह पे 6 पाई ईटा RV। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे बाबू। ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं, इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए आंसर है, यहाँ से वेलोसिटी निकालना है आपको। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आ जाएंगे, फिर इसमें कॉमन ले लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो फिर फाइनल जो वेलोसिटी आएगा वो हम लिखते हैं आपको। ये वेलोसिटी हमको निकालना है। ठीक है, जो फाइनल जो आएगा वेलोसिटी उसका हम वैल्यू आपको लिख रहे हैं। ठीक है, उसका हम लिख रहे हैं वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी बराबर 2/9, वेलोसिटी बराबर हो जाएगा डायरेक्ट लिखते हैं 2/9 रो माइनस रो एस माइनस रो डब्ल्यू, रो एस और माइनस रो डब्ल्यू R² G बाई ईटा। ये फॉर्मूला बन जाता है बाबू, याद रखिएगा 2/9 रो एस और माइनस रो डब्ल्यू R² G बाई ईटा, ये हो जाता है वेलोसिटी आएगा।
यही आपका है टर्मिनल वेलोसिटी। यही आपका है टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। ठीक है, तो वेलोसिटी बराबर होगा यहाँ से टर्मिनल फाइनल 2/9 रो एस माइनस रो डब्ल्यू आर स्क्वायर जी बाय ईटा। क्लियर है ना। तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी आपका आ जाएगा। तो हमारा हो गया यही टर्मिनल वेलोसिटी, यही प्रूव करने वाले थे। इस नंबर को सॉल्व करिएगा, यहाँ से वेलोसिटी निकालिएगा, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा बाबू, देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा टर्मिनल वेलोसिटी खत्म हो गया, कैलकुलेशन जो भी सारे खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट लीजिएगा वाइंड फोर्स। वाइंड फोर्स या उसी को बोलते हैं आप थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बाउंसी। ओके, एप्लीकेशन बाबू आपका असाइनमेंट है, कर लीजिएगा। हेडिंग दीजिएगा कि आप दीजिए वाइंड फोर्स या आप थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बाउंसी, तीन इसका नाम है। ओके, तीन नाम है। नाम क्या क्या है? BUOYANCY बाउंसी, BUOYANT वाइंड फोर्स या अप थ्रस्ट अप थ्रस्ट फोर्स या फोर्स ऑफ बाउंसी। ये है आपका, इसको समझना है। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है, किसी भी फ्लूइड में किसी भी आप इमर्सिबल बॉडी को रखते हैं तो क्या हो जाता है, किसी भी फ्लूइड में किसी भी इमर्सिबल बॉडी को रखते हैं तो क्या हो जाता है, ये तो अपना सेल्फ वेट लगते रहेगा, इसके अलावा क्या होगा, इस पे एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ बाउंसी। ठीक है, सेल्फ वेट लग रहा है बाबू, ये दो जगह लिखे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि दो लग रहा है, एक ही लग रहा है। ठीक है, आपने समझिएगा, इसको ऐसे नहीं सुनिए, इसी से दिखा देते हैं। ठीक है, ये बाउंसी फोर्स लगता है। कहने का मतलब है सेल्फ वेट तो अपना हुआ, जब किसी भी फोर्स को, किसी भी फ्लूइड को, किसी बॉडी को आप किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, उस अपवर्ड फोर्स को बाउंसी फोर्स बोलते हैं। बस खत्म, सिंपल, कुछ नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कि व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज केप्ट इन ए फ्लूइड देन इट exerted an upward force which is known as buoyancy force या buoyant force या फोर्स ऑफ बाउंसी या थ्रस्ट फोर्स। बस सिंपल सी बात है। फिर सुनिए क्या बोलते हैं, जब किसी भी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में रखा जाता है तो उस पर वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं बाउंसी फोर्स बोलते हैं। सिंपल सा, खत्म हो गया, ये बाउंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बाउंसी फोर्स बोलते हैं। ओके, ये हो गया आपका बाउंसी फोर्स। क्या पूछा कर रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है उसको। ओके, हाँ, धीरे धीरे रात होगा ना तो और भी ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आई थिंक आप लिख लिए होंगे, हिंदी में बता देते हैं, उसके इंग्लिश में लिखिएगा। जब किसी भी फ्लूइड में किसी भी सॉलिड को रखा जाता है तो उसमें वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसी को फोर्स ऑफ बाउंसी बोलते हैं या बाउंड फोर्स बोलते हैं या थ्रस्ट बोलते हैं। सिंपल सी बात है। व्हेन ए सॉलिड बॉडी इज केप्ट इन फ्लूइड देन इट exerted a vertical upward force which is known as बाउंसी फोर्स या बाउंड फोर्स। क्लियर है, खत्म हो गया, यही चीज है। ओके, अब कहते हैं, अब हेडिंग है कॉज ऑफ बाउंड फोर्स। ध्यान से देना है। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका कॉज CAUSE, कॉज ऑफ बाउंड फोर्स। बाउंड फोर्स का कारण क्या है, इसका समझना है, कहाँ से बाउंड फोर्स आया। तो इसके लिए एक क्या करते हैं, एक छोटा सा आप एक सिलेंडर ले लो, छोटा सा सिलेंडर ले लो,
और इस पे सिलेंडर ले लीजिए, आप ले लीजिए, सिलेंडर ले लीजिए, और इस सिलेंडर पे हम लोग फोर्स सब हम लोग देखते हैं क्या 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 हो रहा है। ठीक है, इसे फोर्स सब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। ओके, इसे फोर्स में देखते हैं क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कहाँ लगते हैं, खुद पता चल जाएगा। ओके, एक ले लिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु को रखा जाता है पानी में, तो क्या होगा, आपको इस पे प्रेशर लगेगा। अरे ये मत बोलिएगा कि बुयांसी फोर्स लग रहा है, बुयांसी फोर्स का तो लाना ही है, ये प्रूव करें यहाँ से बुयांसी फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इस पे फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, और इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा बुयांसी फोर्स। ठीक है, चारों तरफ से बुयांसी फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से आपको बुयांसी फोर्स लग रहा है। तो बुयांसी फोर्स लग रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट है, देखिए ये जो फोर्स इधर से लग रहा होगा, ये फोर्स इधर से लग रहा होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब आपको ये कहिए फ्लूइड में रखे हुए हैं, इधर जितना फोर्स लग रहा हो, इधर जितना फोर्स लग रहा हो, इधर जितना फोर्स लग रहा हो, इधर जितना फोर्स, मतलब चारों ओर से एक दूसरे को रख रहा हो, कैंसिल आउट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस डायरेक्शन किसी फ्लूइड में रखेंगे, इस चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नेट फोर्स 0 है, इसीलिए इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं होगा। लेकिन ये तो लंबा है, लेंथ है, तो यहाँ जो प्रेशर लग रहा होगा इसके ऊपर, इसके नीचे फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, तो इसमें तो आपको ये तो सेम मैग्नीट्यूड का होगा ना, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड का होगा, तो ये आपको एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड लग रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, कभी नहीं कैंसिल आउट करेगा। समझ रहे, सेम मैग्नीट्यूड का भी आपका नहीं लग रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड का नहीं लग रहा होगा, एक दूसरे का फोर्स जो है हम जानते हैं। ये आपका प्रेशर चैप्टर का है, कॉन्सेप्ट है, और वैसे भी एक नॉर्मल चीज है, हम आपको ठेठिया भाषा में समझाता है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए सीमेंट की बोरी रखी हुई है, सबसे नीचे में सीमेंट की बोरी है, उसके ऊपर दूसरा सीमेंट बोरी, तीसरा सीमेंट बोरी, चौथा सीमेंट बोरी, 5वां 6वां 7वां 9वां 10वां तक है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे होगा, टॉप वाले सीमेंट की बोरी पे होगा कि नीचे वाले पे होगा? ऑब्वियसली नीचे वाले पे होगा। तो आपको आसानी निकालने किस में होगा, सबसे नीचे वाले को कि सबसे ऊपर वाले को, या सबसे बीच वाले को? सबसे ऊपर। तो सबसे आसानी निकालना होगा सबसे ऊपर वाले को, उससे थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा बीच वाले को, और सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा नीचे वाले को, समझ ना? तो इससे यह है ठीक है, तो ये चीज है। तो हम कर रहे हैं, तो यहां से ये कंक्लूजन होता है, पता चलता है तो यहां से ये पता हम कर रहे हैं कि सीमेंट की बोरी रखे हुए हैं, तो ऊपर से नीचे तक आपका, ऊपर से नीचे तक रखा हुआ है, तो सबसे जो नीचे वाला सीमेंट की बोरी होगा उस पर ज्यादा आपको बाहर निकालने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉन होते हैं, कि आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नीचे में सबसे ज्यादा प्रेशर लग रहा था, तो सबसे ज्यादा प्रेशर किसका लग रहा था? तो सबसे ऊपर वाले का लग रहा था, तो ऊपर वाला नीचे वाले को दबा रहा था। दूसरा फर्स्ट बोरी था, दूसरे वाली बोरी को दबा रहा है, दूसरा बोरी तीसरी बोरी को दबा रहा है, तीसरा बोरी चौथा बोरी को दबा रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रेशर नीचे पे लगा। कहने का मतलब यहाँ एक चीज तो कंक्लूजन हम लोग निकाल लिए, इसके बाद काम खत्म हो चुका है, इसका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, इससे ये चीज हो गया कि नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं प्रेशर हो जाता है बढ़ता, नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर घटता है, ध्यान रखिए कभी भी लाइफ में। नीचे की ओर जाएंगे, हमारा शरीर में भी यहाँ सबसे कम प्रेशर होगा, लेकिन यहाँ से ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ से ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ से ज्यादा प्रेशर यहाँ होगा, यहाँ से सबसे ज्यादा नीचे प्रेशर होगा। जो पैर होगा हमारा पूरे वजन को आपको क्या करते हैं? बर्दाश्त कर रहा है, तो नीचे की ओर ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा। तो इस दोनों प्रेशर किसके पास ज्यादा होगा? यहाँ ए, यहाँ मान के चलते ए है, तो पी ए ज्यादा होगा कि पी बी ज्यादा होगा? प्रेशर किसका ज्यादा होगा? पानी जो लग रहा होगा प्रेशर यहां से लग रहा होगा, तो पीबी ज्यादा होगा या प्रेशर या पी ए? ऑब्वियसली पीबी हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो पीए प्रेशर आपका जो पीवी होगा, जो प्रेशर होगा, ये आपका पीवी का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। पीवी का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली अब समझने वाली बात है कि ये प्रेशर ज्यादा लग रहा है और ये प्रेशर कम लग रहा है। इसका मतलब अगर प्रेशर है उसको बाहर निकल के आ जाना चाहिए, बाहर भाग जाना चाहिए, ठीक है, बाहर भाग जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बॉडी को देखते हैं क्या, आपको इक्विलिब्रियम में रहता है, इस तरह से आपको बॉडी इक्विलिब्रियम में रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको समझने वाली बात है कि कोई बॉडी है, आपको ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है और नीचे की ओर कम लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर कम लग रहा है। तो नेट फोर्स आपको लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो जरूरत पड़ता है, जो नेट फोर्स है, आपको नेट फोर्स जो लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स्ट्रा फोर्स को आना पड़ता है। उस एक्स्ट्रा फोर्स को ही बायनेंसी फोर्स बोलते हैं और यही उसका कॉज है, ठीक है। एक्स्ट्रा फोर्स को इसमें एक्ट करना पड़ता है। जो नेट अनबैलेंसेस फोर्स है, जो नेट ज्यादा और कम लग रहा है, ये नेट अनबैलेंसेस फोर्स को क्या करता है, आना पड़ता है। कहेगा सर नेट अनबैलेंस कैसे फोर्स लग गया, ये तो ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है नीचे, तो बाबू उसका वेट भी तो देखेंगे, इसका वेट जोड़िए, ठीक है, वेट, तो वेट ज्यादा, तो बायनेंसी फोर्स, ठीक है, ये फोर्स आपको ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है, फोर्स ये ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ क्या होगा बाबू, W हो जाएगा प्लस PO हो जाएगा, ठीक है, PO हो जाएगा और ये PB, इसको बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ऐसे बैलेंस नहीं होता है। PV यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स आना पड़ता है जिसको बायनेंसी फोर्स बोलते हैं। मतलब ये आना पड़ता है, क्यों आना पड़ता है, क्योंकि इस दोनों का जो डिफरेंस होता है आपका जीरो नहीं होता है। तो मतलब नेट फोर्स इधर डाउनवर्ड हो जाता है, नेट फोर्स जीरो, क्योंकि ये W का ये इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है, इस दोनों को डिफरेंस भी करते हैं तो नेट फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा फोर्स को नीचे से ऊपर की ओर लगना पड़ता है, इसको बायनेंसी फोर्स बोलते हैं। यही है कॉज ऑफ बायनेंसी, ठीक है। ये आपका खत्म हो गया, बायनेंसी फोर्स का मतलब कॉज हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायनेंसी फोर्स, ठीक है, ये हेडिंग लिखिएगा एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द मैग्नीट्यूड ऑफ बायनेंसी फोर्स या बायनेंस फोर्स। इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे होता है, इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से ही आपको समझाते हैं कि बायनेंसी फोर्स निकालेंगे कैसे, ठीक है, बायनेंसी फोर्स निकालेंगे कैसे। हम आपको बायनेंसी फोर्स का परिभाषा बताएं, लेकिन बायनेंसी फोर्स निकालेंगे कैसे ये हमने नहीं बताया। और बायनेंसी फोर्स टॉपिक हमारा खत्म हुआ। बायनेंसी फोर्स होता क्या है बता दिए हैं। तो बायनेंसी फोर्स क्या होता है, बायनेंसी फोर्स अगर फिर सुनिए, किसी भी सॉलिड को किसी भी फ्लूइड में रखते हैं तो उसमें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बाइंड फोर्स बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ बायनेंसी बोलते हैं, ठीक है। वो उसका कॉज क्या, बायनेंसी फोर्स क्यों आता है, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक लगते रहता है, उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड एक फोर्स लगता है, तभी बैलेंस हो पाता है। तो इसीलिए उस फोर्स को बोलते हैं बायनेंसी, उस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं बायनेंसी फोर्स को। एक्सपेरिमेंट इसको समझिए, बहुत बढ़िया चीज है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक कैलकुलेशन करना नहीं पता है आपको, बायनेंसी फोर्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं आपको हम नहीं बताएं। एक छोटा सा ट्रिक देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, निकालना आ जाएगा, बट उससे पहले इसको समझिए एक्सपेरिमेंट में। तो ऐसा है कि एक हमने बीकर लेते हैं और एक स्केल लेते हैं, उसमें स्केल लेते हैं, पानी यहाँ तक भरा हुआ है, एक और बीकर लेते हैं, ठीक है, एक और बीकर लेते हैं, एक और बीकर लेते हैं, 4। हालांकि बीकर एक ही लिया, 4 डायग्राम बनाए, बीकर एक ही लिया है, सब में पानी का लेवल आप वहीं तक रहेगा। बीकर एक ही है बाबू, बस पानी का लेवल डायग्राम हम लोग 4 डायग्राम में देख रहे हैं। तो क्या किए हैं, तो इसमें हमने एक वेट लिया और ये है स्केल है, ये वेट है। तो जब हवा में हम लोग इसका वेट करते हैं तो मान के चलिए कि बता रहा है 200 ग्राम, इस पे रीडिंग आ रहा है 200 ग्राम, मान के चलते हैं इसका रीडिंग आ रहा है 200 ग्राम आ रहा है, ठीक है, 200 ग्राम रीडिंग आ रहा है हवा में, एयर में है, इसका वेट है 200 ग्राम। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अब इसको हमने
थोड़ा नीचे करते हैं, इस पूरे सिस्टम को नीचे करते हैं, तो क्या होगा, कुछ इस टाइप से आ गया होगा। ओके बाबू, तो ऑब्वियसली ये आ गया होगा। तो ये आपका स्केल हो गया, ये भी स्केल है, ये स्केल है। तो क्या पानी का लेवल यहाँ आ रहा होगा? नहीं, पानी का लेवल बढ़ गया होगा, इसीलिए हम आपको लंबा चौड़ा ड्रॉ किए थे। तो पानी का लेवल बाबू कुछ यहाँ बढ़ गया होगा, यहाँ आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका वेट घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ये आपको जो है रीडिंग बता रहा होगा, इस पे जो रीडिंग बता रहा होगा स्केल पे, घटेगा कि बढ़ेगा? यानी 200 से ज्यादा बता रहा होगा, 200 बता रहा है, या 200 से कम बता रहा होगा? रिप्लाई करें, 200 से कम बता रहा होगा क्या? ठीक है। ठीक है। बोल रहे हैं कि लिंक नहीं डालें ग्रुप में, जरूरत नहीं है। जब टाइमिंग आपको पता होता है ना, जब टाइमिंग पता होता है तो आप हम जो चैनल है वहां जाके सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहां से आपको अपने आप लाइव बताएगा, ठीक है। इनफैक्ट लाइव क्या, आपको जैसे ही हम लाइव होते हैं तो आपको अपने आप यूट्यूब पे आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा, यूट्यूब खोलिएगा कहीं रिफ्लेक्ट करेगा कि TMC ऑन लाइव आपको लिखेगा, ठीक है। तो लिंक शेयर करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीखिए। ओके। तो देखिए, तो शुरुआती लेवल यहाँ था बाबू, ये पानी, हाँ क्या लिखे आप लोग, क्या होगा रजनीश? कम होगा, हाँ कम होगा, बिल्कुल 200 गलत है, 200 से कम होगा बाबू। आप नोटिस करिएगा, किसी भी बर्तन किसी में है, देखते हैं घड़ा पानी निकालते हैं, वो क्या बोलते हैं, कुआं से निकालते हैं, तो जैसे ही कुआं में रहता है तो हल्का लगेगा, कुआं से बाल्टी रहता है, कुआं से बाहर निकलता है एकदम भारी हो जाता है, तो हल्का हो जाएगा बाबू। तो क्या हो जाएगा आपका, हल्का हो जाएगा। तो इसमें बताएगा आपको कितना बताएगा, तो मान के चलिए 180 ग्राम बताया। पहले से हल्का महसूस होगा आपको, यहाँ से हल्का महसूस होगा आपका, बढ़ेगा, गलत बात, मतलब पानी में जाएंगे तो बढ़ते ही जाएगा, कम होगा, आपको ये हल्का महसूस होगा, पानी में डालिएगा कम महसूस होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 200 ग्राम एयर में था, पानी में डाले तो हल्का होगा क्यों नहीं, क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जैसे ही पानी देखना फोर्स लगा रहा होगा तो आपको ये ऊपर की ओर कर दिया तो आपको कम लगाना पड़ा फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, तो हवा में था इतना 200 और माइनस आपको 180 बता रहा है, आपको रीडिंग दिखा रहा होगा 180 का। इसका मतलब 20 ग्राम हमको कोई सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा 20 ग्राम हमको कोई सपोर्ट कर रहा है, हमको 20 ग्राम हल्का लग रहा है। चलिए तीसरा केस में हम पूरा डुबा देते हैं। तीसरा केस में इसको हमने पूरा डुबा दिया। पहले हम यहाँ तक डुबाया, यहाँ तक स्लाइटली यहाँ तक रखें, मतलब उसका टॉप लेयर यहाँ तक हो गया। तो अब हम देखते हैं कि इस स्केल पे लगभग अब इस पे देख रहे हैं रीडिंग हो गया 150 ग्राम, ठीक है। 150 ग्राम हम देखते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो अभी ऑब्वियसली और कम हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ वेट कितना डिफरेंस कम हो गया, वेट का डिफरेंस है बाबू, वेट का डिफरेंस हो गया। तो 200 और माइनस 150 मतलब 50 ग्राम और हमको कोई हेल्प कर रहा, तो क्या हो गया होगा, तो क्या पानी का लेवल यहाँ रहा, सॉरी गलत बना दिए, पानी का लेवल और बढ़ गया होगा। यानी ये जो लेवल था, ये लेवल इससे भी यहाँ तक आ गया होगा, पानी का लेवल और बढ़ गया होगा, तो यहाँ से इससे भी लेवल और बढ़ गया होगा, ठीक है। पानी का लेवल और भी बढ़ गया होगा क्योंकि आपने पूरा पानी में डाल दिए। तो यहाँ लेकिन हमने यहाँ तक डुबा है, यहाँ तक डुबा है, तो लेकिन ये हो गया। तो आपको यहाँ क्या हो गया, और भी बाइंसी फोर्स लग रहा होगा, इतना डिफरेंस आ गया। अब क्या करते हैं, इसको और डुबा देते हैं। तो नेक्स्ट भी डुबाइएगा बाबू। तो अब चूंकि पूरा फुल्ली सबमर्ज हो चुका है, तो अब पानी का लेवल नहीं बढ़ेगा, उसी लेवल पे रहेगा, और आपका स्केल का भी रीडिंग नहीं बढ़ेगा, उसका भी रीडिंग 185 बताएगा। क्योंकि जितना लगना था मैक्सिमम आपने तो पूरा फुल्ली डुबोए हुए थे, उस समय 150 लग रहा था, तो अब कितना भी उसको अंदर ले जाएंगे तो अभी भी आपको सेम ही रह जाएगा, डिफरेंस 50 ग्राम का ही। यही एक्सपेरिमेंट है आपको बंसी के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि बॉयंसी फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, कहाँ कैसे निकालते हैं बॉयंसी फोर्स।
तो buoyancy फोर्स निकलता कैसे है, पहले एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। एक्सपेरिमेंट ही आपको है बताता है कि जितने ग्राम का डिफरेंस हो रहा है यही है आपका buoyancy फोर्स। इसका मतलब ये इतना है, ये buoyancy फोर्स है, यही buoyancy फोर्स है आपको बाबू, ये ग्राम में है, जी से गुना कर देंगे तो buoyancy फोर्स मिल जाएगा, यही buoyancy फोर्स है, इसको जी से गुना कर देंगे तो फोर्स मिल जाएगा, ये आपका buoyancy फोर्स है। इसको मतलब वेट में है, टर्म में है, मास के टर्म में जी से गुना कर देंगे तो buoyancy फोर्स मिल जाएगा। तो अब समझना है क्या, कहाँ से निकाल रहे हैं, तो ये निकला कहाँ से निकला, इसमें जितना कम रीडिंग बताया, जितना कम रीडिंग बता रहा है शुरुआती से, हवा रेफरेंस था, हवा के रिस्पेक्ट में यहाँ कम रीडिंग दे रहा है, 185 आ जाएंगे, 50 गया कहाँ, तो 50 ग्राम जो है आपको buoyancy फोर्स सपोर्ट कर दे रहा है, buoyancy फोर्स सपोर्ट कर दे रहा है, ठीक है, buoyancy फोर्स सपोर्ट कर दे रहा है, तो उसको हम जी से बना करके मतलब buoyancy फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका एक्सपेरिमेंट है। अब हम लोग चलते हैं कि हम buoyancy फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे, बात यही है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। तो buoyancy फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हम चूंकि क्या है आपका buoyancy फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेशन तो पढ़ ही चुके हैं, मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीखेंगे, मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हम करके बताते हैं, आपको खुद समझ में आ जाए कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस टाइप से निकालिएगा तो इसका समझ भी जाइएगा बहुत आसानी से, ध्यान समझिए। एक हम एक बाल्टी लेते हैं, यही प्लास्टिक वाला बाल्टी, गाँव में लाना नहीं, स्टील वाला नहीं, इस टाइप से प्लास्टिक वाला बाल्टी लेते हैं, ओके, पूरा लबालब पानी से भर दिए हैं, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए बाथरूम में जाइएगा, पूरा पानी भर के ले आइएगा, ठीक है, ले आइएगा, पूरा लबालब भर दीजिएगा, ऊपर से मग से डाल दीजिएगा, जितना भरना होगा वो भर दीजिएगा, एक्स्ट्रा होगा खोल कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब क्या कर दीजिएगा, अब किसी भी बॉडी पे कितना buoyancy फोर्स लग रहा है वो हम जानना चाहते हैं, कितना buoyancy फोर्स लग रहा है, तो कोई बॉडी को आप इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिएगा, आराम से उसको यहाँ से स्लोली रख दीजिए। ऑब्वियसली पानी गिरेगा क्योंकि आपने लबालब भर दिया था, तो एक्स्ट्रा पानी यहाँ से गिरेगा, आप उसको कलेक्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा पानी गिरेगा, उसको आप जो भी गिरा है उसको कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या तो उस बढ़िया था यहाँ होल कर देते तो पानी यहीं तक रहता, और यहाँ से आपको निकलेगा तो क्लियरली पता चलेगा, तो जो भी है यहाँ से पाइप लगा देते, इसको तो एक्स्ट्रा रहेगा, निकल जाएगा, नहीं तो फिर उससे गिरेगा कैसे पता चलेगा। तो आप क्या कर देते हैं, यहाँ तक रखिए, पानी यहाँ तक रखा है, एक पाइप लगा दीजिए, और यहाँ से पानी जब आपने रखेंगे, एक्स्ट्रा पानी यहाँ डालेंगे, मग से तो बाहर निकल जाएगा। अब क्या कर दीजिए, कोई सी भी वस्तु को रख दीजिए, तो यहाँ से ऑब्वियसली पानी निकलेगा, कितना पानी निकलेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, कितना पानी इसमें कलेक्ट होगा, उतना ही पानी कलेक्ट होगा जितना ये इस वस्तु का वॉल्यूम होगा। लेकिन ये भी हो सकता है बाबू कि सर इतना ही बड़ा हो, अगर आधा लटक जाए तो बिल्कुल, तो इतना ही जो वॉल्यूम, ये जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, यहाँ आपने जगह पे यहाँ रख दिए, यहाँ पानी जो है ये बॉडी को ला रहा है, तो यहाँ पानी हटना पड़ेगा, वही तो पानी यहाँ है कलेक्ट। अगर पूरा आ गया होगा, अगर पूरा ही अंदर आ गया होगा, पूरा अगर आ जाता है अंदर, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा, पूरा अंदर आएगा तो ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस करेगा, इसके बराबर डिस्प्लेस करेगा। तो कहने का मतलब है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ये फ्लूइड है आपका, क्या है, डिस्प्लेस्ड है, ठीक है, ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो गया, ओके, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो जो फोर्स ऑफ buoyancy होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ FV, जो buoyancy फोर्स होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ V होता है, वही होता है, इसका जितना वेट होगा वही उसका buoyancy फोर्स होगा, समझिए, इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होता है वही buoyancy फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका वेट, तो वेट कैसे निकालेंगे, वेट मतलब mg, यानी इसको लिखेंगे वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेस्ड शब्द है और रिप्लेस है, दोनों में अंतर है, ये इंग्लिश भी बता देता है आपको, डिस्प्लेस और रिप्लेस में अंतर है। डिस्प्लेस होता है कि एक सामान को एक जगह से दूसरे कंप्लीटली हटा देते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं। और रिप्लेसमेंट होता है कि अगर सामान खराब हो जाए, मतलब जो भी चीज है, 1 साल का गारंटी दिया रहता है, आप CFL बॉल्स लाते कुछ रहता है, तो रिप्लेसमेंट करवाने जाते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट करवाने जाते हैं, ठीक है।
आप डिस्प्लेसमेंट करने जाते हैं, रिप्लेसमेंट करवाने जाते हैं। भाई ये खराब हो गया, 1 साल का वारंटी था, ये दे दो और दूसरा हमको दे दो, ठीक है, खराब हो गया, तो वो आपका होता है रिप्लेसमेंट करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है, मतलब रिप्लेसमेंट वो फिर आप ला सकते हैं दूसरा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कंप्लीटली हट गया, तो बिल्कुल यहाँ से पानी कंप्लीटली हट गया, यहाँ से आने वाला नहीं पानी, आप ये निकाल लेंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा, तो बैक नहीं होगा, ये डिस्प्लेस्ड हो गया, इसीलिए बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। तो इस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट कितना होगा, तो इसका मास मान लीजिए m होगा, m×g कर दीजिए, तो हो जाएगा m मास यानी डिस्प्लेस्ड ×g। लेकिन आपको बता रही डिस्प्लेस का मास पता कैसे होगा, वेट कीजिएगा, नहीं पता चलेगा, वो इसको कर लीजिएगा, वेट मतलब पता चल जाएगा, लेकिन वेट नहीं करने का आपको ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, वेट कर लीजिएगा, ये डिस्प्लेस लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आप बीकर में रखे होंगे, उस पर रीडिंग लिखा होगा कितने तक लेवल तक पानी दिया है, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वाटर इंटू जी, यही हो गया, ठीक है, यही हो गया ये डिस्प्लेस्ड, ये मतलब बॉयंसी फोर्स हो गया, यही आपका बॉयंसी। ये जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है इसका वॉल्यूम ले लीजिए, अब वॉल्यूम को गुना कर दीजिए मास से, डेंसिटी से मास दे दीजिए, अब मास गुना कर दीजिए जी से, तो आपको वेट मिल गया। लेकिन सर इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, इसका वॉल्यूम तो यहाँ से पता चल जाएगा, इससे ही पता चलेगा, पूरा फुल्ली अगर सबमर्ज हो गया होगा तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, वही उतना इतना पूरा फुल्ली सबमर्ज होगा, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ बाहर निकला होगा, तो फुल्ली सबमर्ज के लिए होगा तो कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू आगुने रो डब्ल्यू इंटू जी। देखिएगा यही कुछ देर पहले हम जब पढ़ रहे थे स्टॉक्स तो यही लिखे थे, ठीक है, ये वॉल्यूम पूरा फुल्ली सबमर्ज हो गया तो उसका अगर पार्शियली सबमर्ज होगा तब ये फॉर्मूला नहीं होगा, फुल्ली सबमर्ज होगा तो ये फॉर्मूला आएगा, तो यही हो गया मैग्नीट्यूड हो गया बॉयंसी फोर्स का, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, रिप्लाई करें आप लोग, आपको समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, रिप्लाई करें। हाँ रश्मि समझ गई, और लोग सब लिखते भी चलिएगा। ये संदीप कौन है, आप लिख रहे हैं, हाँ समझ गए। विकास आर्यन ऑफिशियल, ये कौन है बाबू विकास आर्यन, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं, गाँव का है, लिखा था आपके गाँव के, आपके गाँव का, आपका गाँव, मेरे गाँव का, अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट से बाबू विकास, सुमित समझ गए सर, लिखा था सर आपके जिले से, अच्छा हाँ ओके। और ये आर्यन लोग नहीं है, श्रवण लोग नहीं आए हैं। आकाशदीप सर 6 सेमेस्टर का लाइव कब होगा बाबू, कल या परसों देते हैं आपको, ठीक है, एक चैप्टर का कंटिन्यू हम दे देंगे। आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करके बढ़ाइए, हम जल्दी ही आपको प्रोड्यूस करने आ रहे हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, फ्रेंड लोग में सर्किल में उन लोग को थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, हम कर देते हैं आपको जितना जल्दी, बहुत जल्दी कर देते हैं, कल या परसों, कल हम 4th सेमेस्टर वाले को दे रहे हैं, कल हम 4th सेमेस्टर वाले को दे रहे हैं, परसों आपको 6th सेमेस्टर का, ठीक है, कल हम 4th सेमेस्टर का कर्व पढ़ाने जा रहे हैं, 6th सेमेस्टर का परसों देते हैं, ठीक है बाबू। बट आप लोग थोड़ा से, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब बढ़ाइए, ठीक है, और कमेंट सब भी करते रहिए। आगे बढ़ते हम लोग, ये हो गया आपका बॉयंसी फोर्स हो गया। अब हम लोग हेडिंग लेते आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स का कौन कौन अफेक्ट करेगा, बॉयंट फोर्स को कौन कौन अफेक्ट करेगा, तो हम लोग देखते हैं, ऑब्वियसली सिंपल, देखें बॉयंट फोर्स कौन अफेक्ट करेगा, तो इसका अफेक्ट क्या करेगा, कौन क्या अफेक्ट करेगा कि ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, और जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका डेंसिटी क्या है, यही 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, और कुछ भी चीज नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है। देखिए बाबू, हम बोल रहे हैं कि बॉयंसी फोर्स किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, कुछ दिख रहा है फॉर्मूला में, बॉयंसी फोर्स कब चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होने लायक है, यानी एक चेंज होने लायक यही है कि आपका
कितना डिस्प्लेस्ड हो रहा है, जितना डिस्प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग टू बायनेंसी फोर्स होगा। और दूसरा जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है उसका डेंसिटी, बस 2 फैक्टर पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा। इसमें 2 फैक्टर दिख रहा है, ओके, 2 फैक्टर दिख रहा है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का डेंसिटी, बस 2 फैक्टर और कुछ नहीं, खत्म। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो हमारा ये भी हो गया, देखिए ये भी खत्म हो गया, बुयांसी खत्म हो गया, एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं पांचवा पॉइंट पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो एक्सपेरिमेंट भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है, खत्म होते जा रहा है पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये एक लाइन का है बाबू, एक लाइन में मेरा अभी टॉपिक खत्म है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कुछ नहीं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये बोले थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोले थे कि वही आपको कहानी याद होगा, यूरेका क्या कर रहे थे, नहा रहे थे, उनको कुछ आया समझ में, और क्या समझ हुआ कि वही डिफिनीशन है जो बुयांसी फोर्स का जो डिफिनीशन लिखाए हैं वही है, जो बुयांसी फोर्स है उसी को आप डिफाइन किए हैं, वो दिए हैं इनके द्वारा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ दिए, आर्किमिडीज साथ दिए हैं। तो RKMEDES, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो क्या बोले थे ये, जो बुयांसी फोर्स का डेफिनेशन वही बाबू, पूरा सेम कहानी है। जब किसी भी फ्लूइड, किसी भी सॉलिड को किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, तो उस पे एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको बुयांसी फोर्स बोलते हैं। यही था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, मतलब कुछ नहीं, जो पहले से बोला गया वही चीज है, जो बुयांसी फोर्स का डेफिनेशन है वही यहाँ है। किसी भी फ्लूइड में किसी भी सॉलिड को पार्शियली यानी अंशतः या पूर्णतः, पार्शियली या फुल्ली सबमर्ज करते हैं, तो उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिसको बुयांसी फोर्स बोलते हैं। और बुयांसी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, बस खत्म, दैट्स ऑल। इतना ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, मतलब उन्होंने आर्किमिडीज साहब ने इसको बुयांसी फोर्स को डिफाइन किए थे, मतलब परिभाषा भी दी और उसका मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा। तो परिभाषा जानते हैं, जब किसी भी सॉलिड को किसी भी फ्लूइड में अंशतः या पूर्णतः डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है, भार में देखिए थे गैस में, एयर में था तो कितना भार था, पानी में रखते हैं तो भार में कमी, वो भार में कमी आ जाता है, वो ड्यू टू आता है बुयांसी फोर्स के कारण। तो भार में कमी डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होता है, मतलब जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है, हाँ सिद्धार्थ आगे, डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड है, 6 सेमेस्टर सिद्धार्थ, डिस्प्लेस्ड जो फ्लूइड है वो उसका जो वेट होता है उतने ही बुयांसी फोर्स में उतना ही उसके वेट में कमी आ जाती है। मान के चलिए कि हमारा वेट हो जाएगा, हमारा वेट हवा में 200 किलो है और हम पानी लाते तो मेरा वेट आ जाता है 150 किलो, तो यानी 50 किलो कहाँ गया, तो 50 किलो एक्चुअली बुयांसी फोर्स हमको नीचे से ऊपर की ओर लगा दिया, इसीलिए पानी में हमारा वेट आपको 150 बता रहा है, क्योंकि 50 किलो न्यूटन, जो 50 न्यूटन है बुयांसी फोर्स लगा दिया। तो वेट तो, और जो स्केल का रीडिंग होता है उसमें आपको वेट को नाप रहा है, बुयांसी फोर्स को नाप नहीं रहा है, आपको वेट को नाप रहा था, आपको वेट 150 आ रहा है, तो 50 कहाँ चला गया, तो 50 बुयांसी फोर्स आपको ऊपर नीचे से ऊपर की ओर पुश कर रहा है, तो रीडिंग बता रहा है 150, बात खत्म हो गया। ओके, चलिए ये भी हो गया बुयांसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। ओके, आप लोग का हेडिंग है, लिख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आपका असाइनमेंट है। क्या क्या एप्लीकेशन होता है, क्या एप्लीकेशन है, बुयांसी एप्लीकेशन होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ये आप लोग लिख के लाएंगे, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, हालांकि देखिए हमने देखो बता दें छोटा सा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पे ही समझ, एक्चुअली हुआ था क्या, एक राजा थे, ठीक है, उन्होंने मुकुट बनवाए थे, अब मुकुट बनवाए तो उन्होंने अपने राज्य में अनाउंसमेंट किए, और मुकुट इतना बढ़िया बना था कि उसको तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन क्या है, उसको ये पता लगाना था कि इसका मतलब प्योर जो बनाया है कि इम्प्योर है, उसमें उसका प्योरिटी चेक करना था। उसी प्योरिटी चेक करने के लिए बताए थे उस समय, बोले अनाउंसमेंट किए थे कि कोई भी हमको बिना तोड़े हुए इसको प्योरिटी बता देगा उसको इनाम देंगे। तो उसी के दरमियान ये घटना हुआ है, और ये आर्किमिडीज साहब ये
उनको टब में नहा रहे थे तो उनको समझ में आया कि हमारे भार में कमी आता है, कॉन्सेप्ट ऐड किया और वहाँ से कॉन्सेप्ट को रिलेट किए तो उनको इक्विलिटी बताया गया कि ये चीज़ मतलब ओरिजिनल से इसको कंपेरिजन किया, क्योंकि ओरिजिनल और उस क्योंकि वॉल्यूम किसी भी शेप में रहे, जो वॉल्यूम जो होगा तो फिक्स होगा, तो वॉल्यूम वहाँ से चेंजिंग करके वहाँ कम मतलब बनाए थे आपको। अमन कुमार आगे, कौन से अमन है बाबू, किस सेमेस्टर के हैं? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तो एप्लीकेशन से, अच्छा एप्लीकेशन बता रहे थे तो आप जानते होंगे बाबू हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर जो होता है आप लोग 4th सेमेस्टर में पढ़े होंगे सिविल में, 4th सेमेस्टर। हाइड्रोमीटर से क्या होता है, डेंसिटी नापते हैं या कह सकते हैं यूनिट वेट नापते हैं या स्पेसिफिक ग्रेविटी नापते हैं। तो देखते हैं हाइड्रोमीटर को इस तरह से देते हैं तो उसमें बीच में आपको एक लेवल तक होता है हाइड्रोमीटर होगा, आपको इस टाइप से होगा, ठीक है, इस टाइप से रहेगा और पानी यहाँ तक रहेगा तो आपको रीडिंग बताएगा। तो ये भी बाइंसी फोर्स लगते रहता है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है तो बाइंसी फोर्स बताएगा। यानी किसी भी आपको इसका एप्लीकेशन हो डेंसिटी नापने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, बाइंसी फोर्स का एप्लीकेशन है आर्किमिडीज का। दूसरा है आपको लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता नापा जाता है, प्योरिटी नापा जाता है। वो भी लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर बाबू सब एक ही है, बस लैक्टोमीटर में फिक्स रीडिंग कर दिया जाता है, हाइड्रोमीटर में किसी चीज में भी नाप सकते हैं, किसी फ्लूइड के, जबकि लैक्टोमीटर हमेशा दूध के लिए नापते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज सब कुछ सेम है। तो लैक्टोमीटर यहाँ भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के आधार पे इसका निर्माण किया गया है, बनाया गया कंस्ट्रक्शन, यही सब इसका एप्लीकेशन सब है। ओके, इसका और भी एप्लीकेशन होता है डिजाइन, शिप के डिजाइन में और सबमेरीन शिप जो होता है, समुद्र में शिप सब होता है क्योंकि उस पर कितना बाइंसी फोर्स लग रहा होगा, है ना। शिप के डिजाइन में या सबमेराइन जो समुद्र के पानी के अंदर जो मेरीन सब होता है, पानी के अंदर और पानी पे, ठीक है, तो उसके डिजाइन सब करते हैं, तो इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन सब किया जाता है। ये सब एप्लीकेशन है, आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देते हैं कि कोई भी वस्तु, अभी हमारा पॉइंट है लगभग ये भी खत्म हो गया, आर्किमिडीज खत्म हो गया। अब प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब क्या होता है? फ्लोटेशन मतलब क्या होता है आपको? फ्लोटेशन क्या होता है कि कोई बॉडी फ्लोट कब करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है, क्यों कोई भी बॉडी फ्लोट करता है? फ्लोट मतलब तैरना होता है, फ्लोट मतलब होता है तैरना। कोई बॉडी फ्लोट क्यों करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? सिंपल सी बात है बाबू, देखिए यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा तैरता क्यों। हालांकि छोटा सा ना, आपको एक छोटा सा हम चीज बताते हैं। जब बंसल काफी पढ़ रहे थे कोटा में, तो वहाँ एक बच्चा था, उसे ये पूछा गया था कि एक्चुअली बेंजीन होता है ना, बेंजीन आप जानते हैं, बेंजीन होता है, इसके दो फॉर्म होते हैं, चेयर फॉर्म होते हैं और एक होता है, आपको दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, चेयर होता है और एक फॉर्म होता है, तो एक और फॉर्म होता है, भूल रहे हैं, एस्टेगन फॉर्म होता है। तो बोला गया कि ये जो बेंजीन होता है पानी पे क्यों तैरता है, पानी पे क्यों तैरता है? तो उसका रिप्लाई कर रहा था कि सर वो चेयर होता है, तो चेयर का भी मतलब कॉमेडी टाइप का था बाबू। कोई भी बॉडी होता है, कोई भी बॉडी फ्लोट करता है, उसका कारण होता है, कोई भी फॉर्म होता है मतलब नहीं होता है, कोई बॉडी फ्लोट करता है उसका एक ही कारण होता है, डेंसिटी। बस याद रखिएगा। उसका वहाँ आईआईटी का सवाल था, एक्चुअली में आईआईटी का सवाल था, 4 ऑप्शन थे जिसमें फॉर्म का कॉज था, ये सब था कॉज है। कहने का मतलब है कुछ नहीं होता है, डेंसिटी एक फैक्टर होता है, ठीक है। डेंसिटी, हम पानी पे किसी बॉडी को तैरा रहे हैं, हम कल भी बोले थे डेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है, अगर है डेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है कि डेंसिटी का एप्लीकेशन क्या है कि अगर पानी से ज़्यादा किसी बॉडी का डेंसिटी होगा तो वो डूब जाएगा, पानी के लगभग डेंसिटी होगा तो यहाँ कुछ तैरते रहेगा, पानी से बहुत कम डेंसिटी होगा तो आधा बाहर रहेगा, आधा अंदर रहेगा। जितना ज़्यादा डेंसिटी कम रहेगा उतना ज़्यादा ऊपर रहेगा, जितना डेंसिटी ज़्यादा रहेगा उतना अंदर रहेगा। बस ये चीज, डेंसिटी एक फैक्टर होता है किसी भी बॉडी को फ्लोट करने के लिए। फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है, तैरने के लिए डेंसिटी फैक्टर होता है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है।
तो किसी भी फ्लूइड को, किसी भी फ्लूइड में वो नहीं, किसी भी फ्लूइड में किसी भी बॉडी को जब आप रखते हैं और इसको फ्लोटेशन करवाना, तो सिंपल सी बात है, इसको ये वेट W रहेगा और ये buoyancy फोर्स, तो फ्लोट कब करेगा? तो देखिए बाबू, कंडीशन 3 केस अराइज हो जाता है। तो पहला केस, तो अगर W का वेट FB से ज्यादा हो जाएगा, यानी नीचे ज्यादा लग रहा है ऊपर कम लग रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगा? सिंक कर जाएगा, बॉडी विल सिंक। सिंक मतलब होता है डूब जाना, डूब जाना, ठीक है, सिंक कर जाएगा, ठीक है। नीचे ज्यादा रहेगा ऊपर कम रहेगा, तो ऑब्वियसली नीचे ज्यादा है तो नीचे डूब जाएगा। दूसरा होगा कि ये बराबर हो जाएगा FB के बराबर, तो बॉडी विल फ्लोट, फ्लोट, बॉडी विल फ्लोट करेगा मतलब तैरेगा। तीसरा, W कम हो गया FB से, तो FB मतलब ऊपर की ओर ज्यादा लग रहा है, अंदर कम लग रहा है। देख रहे हैं आप, करिएगा, इस तरह करते होंगे कि जब बाथरूम में नहाने आते हैं, लोटा लीजिएगा, लोटा को क्या कर दीजिएगा? उल्टा कर दीजिएगा और उसको दबाइएगा तो उसको छोड़िएगा, तो देखिए ऊपर की ओर फेंकेगा और फिर तैरने लगेगा। तो उसका buoyancy फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है और उसका वेट कम हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, ये हो जाता है। तो आपको इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी जोर से ऊपर की ओर निकलेगा और फिर फ्लोट ही करना लगेगा। फाइनली बॉडी फ्लोट ही करना पड़ेगा, बॉडी विल फ्लोट करेगा, बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, बॉडी क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ठीक है, बॉडी आपको फ्लोट करेगा। हाँ, दीपशिखा लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं बाबू? ये लिखे हैं, देखिए पढ़ देते हैं कि ये लिखा हुआ है, एक ऐसे बॉडी बनाया हुआ, buoyancy फोर्स ऊपर लिखा है, FB ऊपर है और W नीचे की ओर लगा हुआ है। W फर्स्ट 3 केस अराइज होता है, या तो वेट जो होगा buoyancy फोर्स ज्यादा होगा, या वेट होगा buoyancy फोर्स के बराबर होगा, या W होगा buoyancy फोर्स के W होगा buoyancy फोर्स से कम होगा। तो कह रहे हैं कि वेट जो होगा आपका W होगा ग्रेटर देन buoyancy फोर्स होगा, तो बॉडी विल सिंक एंड डूब, मतलब सिंक मतलब डूब गया। अगर वेट ज्यादा होगा, यानी ये वर्टिकली ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, तो बॉडी क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो वही लिखा है, बॉडी विल सिंक होगा, ठीक है। लेकिन ये तो हमारा प्रिंसिपल नहीं है, तो ये हमारे काम का चीज नहीं है। दूसरी बात क्या है कि W, अगर ये W और FB दोनों बराबर हो तो बॉडी विल फ्लोट मतलब तैरेगा। और यह तीसरा कंडीशन है कि वेट कम हो जाए और FW यानी ये कम हो जाए, ये ज्यादा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर जोर से निकलेगा और फिर तैरने लगेगा, तो बॉडी विल फ्लोट। इस कंडीशन में बॉडी फ्लोट करेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल समझ में आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोटेशन का है प्रिंसिपल क्या होगा? तो यही होता है प्रिंसिपल ये बीच में, क्योंकि मिनिमम अगर ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोट तो करेगा, buoyancy फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो फ्लोट तो करेगा ही। तो हम ज्यादा वाला नहीं कम वाला लेते हैं कि मिनिमम दोनों बराबर ही हो जाए तो बॉडी फ्लोट करेगा। तो यही है फ्लोटेशन का मतलब। पूछेगा क्या कंडीशन है फ्लोटेशन, किस कंडीशन में फ्लोट करेगा? तो buoyancy फोर्स जिसका जितना उसका वेट है वो buoyancy फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक, जो आपको हम ये कंडीशन उठाते हैं, ये फ्लोटेशन कंडीशन, यानी जितना उसका वेट है वो क्या हो जाए? buoyancy फोर्स के बराबर हो जाए, तो यही है फ्लोटेशन का कंडीशन है, ठीक है। यही प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है। तो लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी बराबर क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? buoyant फोर्स, BUOYANT, buoyant फोर्स। यही है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और ये खत्म हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ठीक है। यही है बाबू। इस पे सवाल होगा, आप सवाल करिएगा, सवाल बनाइएगा, तो आप थोड़ा अटेम्प्ट करिए, इसका हम बता देंगे आप लोगों का। अच्छा, पिछला टर्म पढ़ाए थे, जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका आप लोग शायद न्यूमेरिकल पता नहीं किए, हमसे पूछे भी नहीं, ठीक है। आप लोग नहीं किए, बताए नहीं बाबू, कोई भी डाउट नहीं पूछे हैं। आज दूसरे ग्रुप वाले को सेंट्रॉइड कल पढ़ाए थे रात में 4:30 बजे तक रात तक पढ़ाए हैं, ठीक है। वो लोग 4:30 बजे तक पढ़ाए हैं, तो नेट से आपने दिया तो सुबह 5-6 बजे तक पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वो लोग सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं, उन लोगों के पास बुक नहीं था, यहाँ से हम PDF बना के भेजे हैं उन लोगों को, ठीक है।
और वो सारे न्यूमेरिकल्स किए हैं और अपडेट हैं, बट आप लोगों के साइड से और न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव के लिए देख रहे हैं कि नहीं आता है, ये हम नोटिस किए हैं। ये गलत बात है बाबू, हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग मतलब सब क्या बोले, सबको बोलना है, आप खुद समझ सकते हैं, मेहनत कर रहे हैं बट आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। हाँ सर, हम दो प्रॉब्लम भेजे थे। दो प्रॉब्लम भेजे थे, हमें नहीं मिला। किस पे भेजे थे आप, कौन से नंबर भेजते हैं? मेरा जो भेजने का है व्हाट्सएप करेंगे, वो है व्हाट्सएप नंबर है 9470789705, ठीक है। ये इस नंबर पे आप भेजेंगे। आप इस नंबर, यही व्हाट्सएप नंबर, इसी पे बात होगी। 7992234530, ये सिर्फ मेरा कॉलिंग नंबर है, बात होती है इससे, और व्हाट्सएप के लिए ये है। आप कभी भी सारे को सुन लीजिए, आप लोग बहुत लोग हैं जो इस नंबर से बात करते हैं, इस पर व्हाट्सएप करते हैं। ये व्हाट्सएप नहीं, ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप बात करने के लिए इस पे करेंगे, व्हाट्सएप करने के लिए इस पे करेंगे, समझ रहे हैं? इस पे भेजिएगा जिसको जो प्रॉब्लम है। कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहे हैं सर? फ्लोट हो गया, फ्लोट क्या? फ्लोट FLOAT, हाँ OAT, हाँ सॉरी FLOAT होगा, ठीक है, FLOAT होगा। हाँ, तो ये हो गया आपका, खत्म हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो न्यूमेरिकल करिएगा ना बाबू, ये पूछता है, कैसे घुमा के पूछता है, हम बता देते हैं कि बोलेगा कि कितना बॉडी को, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अराइज हो जाता है, क्योंकि इसलिए अराइज हो जाता है, इसलिए देखिए कैसे कैसे अराइज हुआ। W बराबर करना है FB है, इसको समझाता है, कुछ समझ आ जाएगा। W क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड गुने डेंसिटी ऑफ सॉलिड गुने G। ये क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड गुने डेंसिटी ऑफ वाटर गुने G, ये हो जाता है। अब यहीं से बहुत न्यूमेरिकल बन, ये सॉलिड जो होता है, जो सॉलिड है, जो बॉडी है, उसका डेंसिटी वॉल्यूम होना चाहिए। ये भी कहीं होगा नहीं, आपको एरिया इंटू लेंथ या हाइट होगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, उस टाइप से आ जाएगा। ये सॉलिड का हो जाएगा, गुने डेंसिटी आ जाएगा, गुने G आ जाएगा। और तो ये सॉलिड आपका जो है उसका डेंसिटी ये डायरेक्ट देगा नहीं, उसके जगह पे आपको G का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये कर लीजिएगा, GW कर लीजिएगा, G रो W कर लीजिएगा, तो रो S आ जाएगा। ये आपको डायरेक्ट नहीं देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया रहेगा। बता दे रहा है क्या प्रॉब्लम पूछता है कैसे, ये दिया रहेगा, इस टाइप से ये निकल गया। G दोनों साथ काट दीजिएगा, ये हाइट दिया रहेगा, पूरा आपका हाइट वेट कुछ भी दिया रहेगा, मतलब इस तरह दिया रहेगा कि आपको वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये पूछेगा कि कितना आपको फ्लूइड में है, फ्लूइड में इस तरह से फ्लूइड है, कितना डूबेगा कि ये फ्लोट करेगा, ऑब्वियसली कितना, तो आप पूरा डूबेगा ना, इतना डूबेगा। तो आपको ये हाइट मान लीजिए, पूरा हाइट है अगर 10 है तो मान लीजिए H मान लेते हैं, ये तो यानी 10 - H हो गया, ठीक है। तो ये H हाइट के लिए इतने ही डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा। तो इसका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इतना होगा, तो कैसे निकालेंगे? इसका बेस का एरिया निकालेंगे, तो हाइट कर लीजिए, बेस का एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, और हाइट से गुना करिए, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड हो जाएगा। तो यही फाइनल H निकल जाएगा। रो W पता है, रो W दोनों साइड कर G कर जाएगा, तो यही से पता चल जाएगा कि कितना इसका आपका क्या है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा, कितना हाइट डेप्थ मतलब डूबेगा, ये है। या कभी कभी पूछ सकता है कितना इसका डेंसिटी रखा जाए, कितना इस बॉडी का डेंसिटी रखा जाए कि फ्लोट करेगा। तो ये आप फिक्स कर लिए, सब निकाल दीजिए, यहाँ से डेंसिटी भी निकल सकता है। तो इस तरह से कुछ रिलेशन करके आपसे कोई क्वेश्चन इतना, मतलब 1 2 3 और हाइट 4 और बेस है 5 6 7 टर्म में कोई भी चीज दिया है, रेस्ट है, आपको एक कोई भी चीज पूछा जा सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये बाबू ये फ्लोटेशन का कहानी सब, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन खत्म हो गया। अब एक नया टॉपिक पे आते हैं बाबू, आप जिसको इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन का पूरा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ सब बताएंगे, सारा है, शियर स्ट्रेन ये सब आपका सब चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको अभी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक को आते हैं, स्ट्रीमलाइंड फ्लो एंड एसटीडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो या एसटीडी फ्लो किसको बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो या एसटीडी फ्लो किसको बोलते हैं, हम लोग इस पे आते हैं। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो करते हैं, हालांकि इस समय जानने बताते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं। तो दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है
फ्लूइड के साथ दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज दो टाइप का होता है। एक होता है हाइड्रोडायनेमिक प्रॉपर्टी होता है, हाइड्रोडायनेमिक, और एक होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, हाइड्रोथर्मो, HYDR, हाइड्रोथर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ये नहीं लिखना जरूरत है, बस आपको समझा रहा है। मतलब कहना चाहते हैं फ्लूइड के साथ कौन कौन सा प्रॉपर्टी आपका इन्वॉल्व होता है। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, डेंसिटी, यूनिट प्रेशर लिखा नहीं होगा, यूनिट वेट होता है, डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, विस्कोसिटी पढ़ रहे हैं। हालांकि काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी होता है, इसको न्यू पढ़ते आप लोग पढ़ाए नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं था, ये सब होता है। तो इसमें आप लोग इतना पढ़े हैं, ठीक है, ये सब ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी होता है, प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, समझ रहे, ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी, फ्लूइड में क्या प्रेशर लग रहा है, क्या टेम्परेचर है, उसका फ्लूइड का वेलोसिटी क्या है, ये होता है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टी होता है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सभी प्रॉपर्टी होता है। तो बाबू बता रहे हैं स्ट्रीमलाइन, हम हिंदी लिख रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, STREAMED, स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसी का दूसरा नाम है STD फ्लो, STD फ्लो, ये फ्लूइड का है प्रॉपर्टी है। तो ऐसा फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो समय के साथ चेंज नहीं होता है किसी एक पॉइंट पे, तो इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं STD फ्लो। फ्लो मीन्स होता है बहना, ठीक है, बहना हो। तो फिर ध्यान सुनिए, समय के साथ किसी एक पॉइंट पे कोई भी इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो, तो इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं STD फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो। फिर ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए नदी, रिवर सब इस टाइप से है, इस टाइप से पूछा, हम मछली पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं सुबह 5 बजे, यहाँ फ्लूइड का जो है वेलोसिटी है वो है मान लीजिए 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, यहाँ इस क्वांटिटी का। फिर 5:01 भी, 5:02, मतलब समय बढ़ते जा रहा, सभी जितना भी फ्लो आ रहा है, तो इस पॉइंट पे देखते हैं, तो सभी फ्लूइड का वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है, सभी फ्लूइड का प्रॉपर वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकेंड ही है। लेकिन बाबू सिर्फ इस पॉइंट पे कर रहे हैं, हम इस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, इस पॉइंट के नहीं सर, हम कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7, 8, 9, 10, 11 बजे, 12 बजे, तो हर दिन जो देख रहे हैं, इस पॉइंट पे फ्लूइड का प्रॉपर्टी 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के फ्लूइड को हम बोलते हैं ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, STD फ्लो है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या चीज है, दो चीज हमने चेंज नहीं किया, ना पोजीशन चेंज किया, नहीं टाइम चेंज किया। अरे टाइम तो चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं किए, टाइम तो चेंज हो रहा है, मतलब टाइम से जो इंडिपेंडेंट हो फ्लूइड का वेलोसिटी या फ्लूइड का प्रॉपर्टी, तो इस टाइप के फ्लो को STD फ्लो बोलते हैं। फिर ध्यान सुनिए, किसी एक ही पॉइंट पे, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे समय के साथ किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे समय के साथ फ्लूइड का प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं STD फ्लो, ठीक है, STD फ्लो। कुछ जो हायर बच्चे हैं डिफरेंशिएशन सबको जानते हैं, पढ़ना सेमेस्टर पढ़ चुके हैं आप लोग, तो कहने का मतलब है dV/dt, देखिए जब टाइम पे डिपेंड ही नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका होना चाहिए 0, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, d/dt 0, ठीक है, d या मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, रो ले लीजिए, गामा ले लीजिए, वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, सरफेस टेंशन लीजिए, dt बराबर 0। कहने का मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी सब जैसे डिफरेंस, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कांस्टेंट कैसे है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है,
क्यों? किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी प्रॉपर्टी अपने अपने पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा। देखिए यहाँ 10 है, हो सकता है यहाँ से आगे हो 11 हो जाए, 12 हो जाए, 13 हो जाए, बट हमको 11 से मतलब है जहाँ जिस पॉइंट पे देख रहे हैं उसी पॉइंट पे हम बार बार देखेंगे, हमेशा उसी पॉइंट को हम चेंज नहीं करेंगे। कहे ना यहाँ 10 है, ये यहाँ जाके हो सकता है 11 हो जाए, यहाँ 12 हो जाए, 13 हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। इस पॉइंट पे समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इस टाइप के फ्लो को बोलेंगे एसटीडी फ्लो। ठीक है, एसटीडी फ्लो। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, इफ ए फ्लूइड फ्लो which does not change at any particular time at any particular position with respect to time is known as steady flow या streamline flow। ठीक है, streamline flow समझिए इसी उदाहरण से कि कहने का मतलब हो रहा है कि कोई भी जो फ्लूइड है फ्लूइड प्रॉपर्टी है, समय के साथ किसी पार्टिकुलर निश्चित पॉइंट पे चेंज नहीं करता है, तो इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो। आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इफ क्या हम बाबू अपने मन से बोले थे, वो याद लिखे तो कोई पार्ट मुझे याद नहीं है। तो इफ ए फ्लूइड फ्लो डज नॉट चेंज with respect to time at any particular point does not change at a particular point with respect to time is called streamline flow या steady flow। अगर इसका उल्टा होता है बाबू, अगर ये समय के साथ चेंज करे, ये अगर मान लीजिए समय के साथ चेंज हो रहा है तो स्टेडी फ्लो, समय के साथ चेंज हो जाएगा तो ये बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, अनस्टेडी फ्लो कराएगा तो समय के साथ चेंज कर जाएगा, तो चेंज वेरिएबल है, तो वेरिएबल का डिफरेंस कभी जीरो नहीं होगा, कभी जीरो। तो ये अनस्टेडी का कंडीशन हो गया। पहले वाला कंडीशन था एसटीडी का, ये कंडीशन है अनएसटीडी का। तो आपको लिख लीजिएगा, वो कंडीशन भी होगा। एसटीडी का परिभाषा लिखेंगे तो वहां दैट इज करके ये सब लिखेंगे आप, और अनएसटीडी का होगा तो ये उसमें जहाँ है डज नॉट चेंज लिखेंगे, वहां लिखेंगे एसटीडी वाला में चेंज करता है, और उसका कंडीशन ये लिखेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बताएंगे ये चीज बहुत थोड़ा क्रिटिकल ढंग से था, सबको समझ में आ गया। रिप्लाई करेंगे, सब सो तो नहीं गए, रिप्लाई करेंगे, समझ में आ गया बाबू? रिप्लाई करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं। ठीक है, लिखिएगा। इफ ए फ्लूइड फ्लो थ्रू ए डेफिनिट point if a fluid flow through a definite point, if the fluid flow through a definite point, fluid properties को बाबू कर दीजिए, fluid properties if the fluid properties through a definite point does not change with respect to time is known as। okay, if a fluid property through a definite point does not change with respect to time is known as स्टेडी फ्लो। और उसका कंडीशन लिख लीजिएगा यही, dV/dt इक्वल टू 0 या d डेंसिटी/dt 0। मतलब कोई भी है ना, जितना फ्लूइड का प्रॉपर्टी पढ़ाए थे सब बराबर dy करके 0 करें। जो भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी, स्पेसिफिसिटी, यूनिट वेट, सरफेस टेंशन, जो भी बोलना है सब बराबर टाइम रिस्पेक्ट में 0 कर दिए, स्टेडी होगा। इसी में चेंज कर दिएगा, डज नॉट के जगह पे सिर्फ लिखिएगा, डज चेंजेस कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कहलाएगा अनस्टेडी फ्लो। और ये क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, ये आपका हो जाएगा अनस्टेडी के लिए। तो स्टेडी अनस्टेडी खत्म हो गया। ठीक है,
सिद्धार्थ हैं जी, चले गए बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हालांकि बुक मैंने दिया यहाँ, लेकिन फिर हम बताते हैं यूनिफॉर्म फ्लो और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलते हैं हम। यूनिफॉर्म फ्लो, तो नेक्स्ट हेडिंग देगा यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो किसको बोलेंगे। तो हमने एक चीज को पकड़ा, इसमें हमने क्या किया कि पोजीशन को फिक्स किए थे स्टेडी वाला में और समय को चेंज कर रहे थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे, इसमें स्पेस को यानी पोजीशन को फिक्स नहीं करेंगे, यानी किसी भी पोजीशन में अगर किसी भी पोजीशन पे जाते हैं, किसी भी पोजीशन में जाएंगे और उसका फुल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो है। समझ रहे हैं, मतलब किसी भी, मतलब एक ही समय, इसका कहने का मतलब हुआ, सुनिए बता रहे क्या, आप ऐसा करिए, आप एक ही जगह उसमें मच्छी मार रहे थे, एक ही जगह बैठ गए सुबह से शाम तक, वहीं एक जगह का हम वेलोसिटी हम देख रहे थे, ठीक है, एक ही जगह का हमने वेलोसिटी देख रहे थे और हम देख रहे थे कि सुबह से शाम तक सब रिकॉर्ड किए और हमें लगा कि चेक किए कि देख रहे हैं 5 बजे 6 बजे 7 बजे 5 बजे कुछ भी है, सब जगह देख रहे हैं कि क्या वेलोसिटी, तो उस टाइप को लास्ट में बोल दिया सुबह से शाम तक हमने रिकॉर्ड किया, एक ही जगह बैठ के हम रिकॉर्ड किए और बाद में कहे नहीं साहब ये तो एसटीडी फ्लो है, देख रहे हैं सुबह शाम तक रिकॉर्ड किए एक ही पॉइंट पे और वेलोसिटी तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो एसटीडी फ्लो है, इस तरह खत्म। अब हम करेंगे, हमको सीनियर दे दिए कि नहीं जाओ चेक करके लाओ कि यह फ्लो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसको हम लोग कैसे पता लगाएंगे। सिंपल सी बात है, कैमरा उठाइए, ठीक है, बढ़िया मेगापिक्सल कैमरा उठाइए और नदी के किनारे चले जाइए, एक बार में पिक्सल फोटो लीजिए, फोटो लीजिएगा, बहुत सारे जगह का आपका ऑब्वियसली फोटो आएगा, बहुत सारी जगह का, मान लीजिए इस टाइप से नदी है, कुछ भी है, यहाँ का फोटो, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, क्योंकि यहाँ से आप फोटो ले रहे हैं, सब जगह का आएगा। तो अगर सब जगह वेलोसिटी सेम रहा होगा एक ही टाइम में, वहां क्या बोले थे बाबू, वहां टाइम चेंज कर रहे थे, ध्यान दीजिए, उस कंडीशन में टाइम चेंज कर रहे, यहाँ एक ही टाइम में एक बार हमने स्क्रीनशॉट लिए, सब जगह का वेलोसिटी अगर सेम है तो मतलब यूनिफॉर्म फ्लो, सिंपल सी बात है। उसमें हमने क्या किया, टाइम को चेंज कर, सुबह से शाम तक देख रहे थे, नहीं यहाँ सुबह शाम नहीं देखना है, वहां जगह एक रखे थे, टाइम चेंज किए थे, टाइम एक रहा है, जगह पूरा चेंज कर रहे हैं, मतलब पूरे जगह में कहीं से कहीं तक जा रहे हैं, कहीं से कहीं तक जा रहे हैं और एक ही स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सब जगह वेलोसिटी सेम हो जाए मतलब यूनिफॉर्म है। अगर सब जगह सेम, एक भी जगह सेम नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है, ओके। पार्टिकुलर टाइम में हो तो बता रहा, पार्टिकुलर टाइम में यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हर्षिता सो गई जी, और स्तुति, राश्री सब सो गए हैं। यूनिफॉर्म फ्लो समझ में आ गया, रिप्लाई करेंगे, समझ में आ गया। आप स्क्रीन, आप फोटो खींचेंगे एक ही टाइम में, यहाँ टाइम फिक्स है, एक ही टाइम में आप फोटो लेंगे, सभी जगह का वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, यूनिट वेट सब चीज चेक करेंगे एक ही टाइम में, तो उस कंडीशन में अगर सब कुछ सेम होता है सभी जगह पे, इसका मतलब यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, रिप्लाई करेंगे, समझ में आ गया, रिप्लाई करेंगे। अगर सब कुछ सेम नहीं हो गया तो कहेंगे ठीक है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, चलिए तो ये हो गया, हम आगे बढ़ते हैं बाबू। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम लिखते हैं लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो, तो लेमिनार फ्लो होता है, उससे पहले हम तो टर्म समझेंगे लेमिनार फ्लो। हाँ, उससे पहले हम आपको एक टर्म समझते हैं, बड़ा अच्छा है तो समझिएगा। अच्छा पहले समझा देते हैं, फिर दोनों रिलेट कर देते, तो इंटर रिलेटेड है। लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, और तीसरा है टर्बुलेंट। बाबू टर्बुलेंट का मतलब होता है उपद्रव, ठीक है। लेमिनार शांत, और ट्रांजिशन इन बिटवीन, इस दोनों के जो बीच में होगा।
सिंपल सी बात है, देखते हैं लेमिनार फ्लो। कोई भी फ्लो, इसके लिए बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा करते हैं, टंकी लेते हैं, पानी से भरे हुए हैं, और यहाँ होल कर दिए हैं, एक पाइप लगा दिए हैं, ठीक है। एक है पाइप लगा दे रहे हैं, हाँ पाइप लगा दे रहे हैं, और यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से पूरा पानी से भरे हुए हैं, पानी से भर दीजिए, पानी आराम से यहाँ से निकल रहा है। अब क्या करना है, आप जो बॉडी में इंजेक्शन देते हैं वो सिरिंज ले लीजिए, और यहाँ कुछ डाई में तो समझते हैं ना, रन, यहाँ इंजेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से पानी ऑब्वियसली बाहर निकल रहा होगा, तो ये इसका लेयर घटते जाएगा, और यहाँ से ये पानी आपको यहाँ से, हाँ यहाँ बाबू एक ये भी लगा हुआ है आपको पानी को कंट्रोल करने के लिए, इसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो नोटिस करिएगा, आपको क्लियरली दिखा देगा बाबू, सब कुछ ग्लास का है। तो ये सब डायग्राम भी बनाइएगा, आपको समझ में आसानी होगा, एग्जाम सब बनाइएगा, बहुत अच्छा होगा समझने में। तो देखिएगा यहाँ से ये इस तरह से आ रहा है, और कम अगर वेलोसिटी रहता है पानी का, तो यहाँ से इस तरह से निकलते हुए यहाँ से आराम से, देख रहे हैं, सेंटर से, या जो भी सेंटर हो चाहे कहीं भी हो, एक स्मूथली एक लाइन बनते हुए यहाँ से निकलेगा जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर इस टाइप से होता है, अगर फ्लो, तो इस टाइप के फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो, मतलब शांत ढंग से निकलते हुए जा रहा है, इस टाइप से लेमिनार फ्लो। अब क्या करते हैं, उसका वेलोसिटी बढ़ा दीजिए, यहाँ पे इसका खोल दीजिए, पाइप पानी खोल दीजिए और तेज से निकलेगा। तो खोलिएगा तो पानी अब क्या होगा, थोड़ा यहाँ तक तो बढ़िया से आएगा, यहाँ तक तो आएगा, और लास्ट में निकलने टाइम से उससे पहले कुछ होगा, ये जिगजैग हो जाएगा, यहाँ से अपना रूट कुछ बदल लेगा, समझ रहे हैं, कुछ बदल लेगा रूट सब, मतलब जिगजैग थोड़ा होने लगेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव इस तरह से हल्का फुल्का होना शुरू हो जाएगा। तो उसको अगर ऐसा होता है तो बोलेंगे ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। ट्रांजिशन, इसको खोलिए और पैप को खोल दीजिए, यहाँ से पानी और निकले, तो यहाँ से ही आपका जिगजैग, यहाँ से ही यहाँ एक दूसरे से, मतलब जैसे बाढ़ में आता है, पानी सबको तोड़ ताड़ के एक दूसरे पानी मिक्सिंग हो जाता है, इधर का पानी इधर मिक्सिंग हो गया, सब हो गया, तो इस टाइप का सिचुएशन रहेगा, तो कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो, उपद्रव हो गया, समझ रहे, टर्बुलेंट फ्लो होगा, उपद्रव हो गया, तो इसमें चला गया, तो सिंपल खत्म हो गया। कहने का मतलब है कि उपद्रव हो गया सो, और शांत हो गया, दोनों के बीच का होगा ट्रांजिशन हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, ज्योमेट्रिकल चीज सबसे, ठीक है, ज्योमेट्रिकली आपको समझ में आ गया कि हाँ लगता है सब सो गया है, बात सही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज्योमेट्रिकली समझ में आ गया कि ट्रांजिशन क्या होता है, और लेमिनार क्या होता है, टर्बुलेंट क्या होता है। तो इसके लिए ये तो ज्योमेट्रिकली हो गया, इसके लिए टर्म डिफाइन करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर जिसको बोलते हैं, ये भी पढ़ाने वाले बाबू, ये लास्ट 10वां टॉपिक है, रेनॉल्ड्स नंबर, ये सब एक ही टॉपिक है, सब बताते हैं, REYONLDS, रेनॉल्ड्स नंबर आर से डिनोट करते हैं बाबू, एक जस्ट एक संख्या है, ठीक है, जस्ट एक संख्या है, ओके, ये संख्या होता है, संख्या नंबर है, रेनॉल्ड्स नंबर है, जैसे पॉइजन्स, सॉरी ये नहीं, पॉइजन्स नहीं होता है, वेबर नंबर सब होता है, बहुत सारा नंबर होता है, रेनॉल्ड्स नंबर होता है रो VCD/μ, ये लिख लीजिएगा। रेनॉल्ड्स नंबर एक संख्या है, अभी मत लिखिए, आप सभी का साथ लिखा देते हैं, बताते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो R बराबर रो VCD, या VC, ये चलिए C में लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं, C लिखते हैं, ये मी होता है, जहाँ रो होता है डेंसिटी, R हुआ रेनॉल्ड्स नंबर, रो है डेंसिटी, V है वेलोसिटी, और कैपिटल D है डायमीटर ऑफ पाइप। अगर सर्कुलर होगा पाइप रहेगा तो ये डायमीटर हो जाएगा, अगर रेक्टेंगुलर होता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक पेरीमीटर कहा जाता है, लेंथ कहा जाता है, पेरीमीटर। म्यू है क्या है आपका, है म्यू है विस्कोसिटी, ठीक है, नाइस वे आंसर। और ये है डायनेमिक विस्कोसिटी, जो पढ़ा चुके हैं आपको विस्कोसिटी, फिर रिपीट कर देते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, डेंसिटी, वेलोसिटी हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर बोलते हैं, और पाइप रहेगा तो डायमीटर हो गया, और ये डायनेमिक विस्कोसिटी हो गया। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, यहाँ से संख्या निकालते हैं, यहाँ से कुछ संख्या कुछ आएगा, अगर ये संख्या, अगर R का वैल्यू लेस देन 2000 रहेगा तो लेमिनार फ्लो हो जाएगा। 2000 से लेके
4000 तक रहेगा तो ट्रांजिशन फ्लो हो जाएगा बीच वाला। अगर R ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 400 तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा। अगर R का वैल्यू 2000 से कम रहेगा तो लेमिनार। तो बाबू क्योंकि जरूरी एक्सपेरिमेंट में जाकर देखना है, रेनॉल्ड्स नंबर से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ आपको टेक्निकल कुछ कंडीशंस दे दिया है, उस कंडीशंस के आधार पे आप देख सकते हैं वो। क्योंकि आप कैसे निकाल सकते हैं, उसका जो फ्लूइड हुआ उसका डेंसिटी दिया होगा, वेलोसिटी, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी रहेगा रेनॉल्ड्स नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से वो पता रहा है डायमीटर क्या पाइप का है और उसका डायनेमिक विस्कोसिटी क्या है, सबको कैलकुलेशन करके निकालिएगा। रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू निकलेगा अगर 2000 से कम अगर आता है तो लेमिनार है, 2000 से 4000 के बीच वाला ट्रांजिशन है, 4000 से बड़ा है टर्बुलेंट है। ये किसमें है, हालांकि लेमिनार सब का ये लेमिनार सब है, ये बहुत सारा केस में होता है, लेकिन ये जो केस बताए हैं ये पाइप फ्लोइंग, पाइप से जो पानी बह रहा होगा, पानी चाहे जो भी चीज हो, सिर्फ पाइप के क्लोज पाइप के लिए कंडीशन है। ठीक है, ओपन चैनल में अलग होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग है। ये जो कंडीशन है आपको किसके लिए, पाइप फ्लो के लिए, पाइप जो पूरी भरा हुआ है, बह रहा है पानी, ठीक है, उसके लिए है। तो वहां से भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, और ज्योमेट्रिकल फिगर से भी आप समझ सकते हैं लेमिनार फ्लो, ट्रांजिशन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो इसको परिभाषित करना होगा कैसे करें, आप लोग मतलब लिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा बुक से रेफरेंस ले लीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं, बुक से रेफरेंस ले लीजिएगा कि एक ऐसा फ्लो पर बता देते हैं, आप समझ लीजिएगा। लेमिनार फ्लो कैसे डिफाइन करें, इट इज द फ्लो ऑफ फ्लूइड एट वेरी लो वेलोसिटी, एट वेरी लो वेलोसिटी। ठीक है, in which flow will be in a smooth, in a straight line and can be seen finely or clearly in a tube। बस सिंपल, मतलब जो समझ रहे हैं उसी को लिख दीजिए। लेमिनार फ्लो क्या है, एक ऐसा फ्लो है जिसमें ये घटना होता है वेरी लो वेलोसिटी पे होता है, जिसमें क्लियरली आप इसमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है जिसको क्लियरली हम एक ट्यूब में हम देख सकते हैं, लेमिनार फ्लो है। जिसमें फिर टर्बुलेंट का परिभाषा क्या देंगे कि टर्बुलेंट फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें वेलोसिटी में क्लियरली ये उसको शार्पली हम नहीं देख सकते हैं और उसमें स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन नहीं होता है। सिंपल सी बात है, उसका उल्टा, लेमिनार का उल्टा। लेमिनार में आप स्ट्रेट लाइन बनेगा, वेरी शार्प बनेगा, स्मूथली बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में आपको क्लियर दिखाई देगा, बट टर्बुलेंट में नहीं दिखाई देता है, टर्बुलेंट होता है। और इस दोनों के बीच जो घटना है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं, बात खत्म। ठीक है, तो इस तरह से आपका टर्बुलेंट लेमिनार और टर्बुलेंट और हो गया। अब आप लोग असाइनमेंट है तो लिख के लाइएगा, कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रीमलाइन। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, मतलब ठीक है, हेडिंग लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा कंपैरिजन बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। अब एक चीज डिफाइन करते हैं, लास्ट टॉपिक है, रेनॉल्ड्स नंबर ही बता दिए, क्रिटिकल फ्लो बता रहे हैं। क्रिटिकल फ्लो किसको बोलते हैं, तो बाबू सिंपल सी बात है, क्रिटिकल फ्लो एक ऐसा फ्लो, देखिए ना 2000 पे है आपका, 2000 से नीचे है लेमिनार है, और 2000 से जस्ट बढ़ जाते हैं तो ट्रांजिशन हो जाता है, और यहाँ 4000 पे ट्रांजिशन, 4000 थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है टर्बुलेंट। यानी 2000 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी एक बाउंड्री है, वो बाउंड्री इस बाउंड्री के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ वेलोसिटी होगा, मतलब यहाँ से अगर थोड़ा वेलोसिटी बढ़ा जाते हैं तो ट्रांजिशन में चल जाता है, थोड़ा कम कर देते हैं तो चल जाता है लेमिनार में। तो उस समय जो वेलोसिटी बाउंड्री पे जो वेलोसिटी है, मतलब वो ऐसा वेलोसिटी जो बाउंड्री डिफाइन करता है, वही आपको क्रिटिकल वेलोसिटी है। क्रिटिकल तो उससे आगे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, टर्बुलेंट में चल जाते हैं, और थोड़ा पीछे आते हैं तो ट्रांजिशन में चले जाते हैं। तो वो जो दोनों के जो बीच का बाउंड्री है उसी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। दोनों के बीच का जो बाउंड्री है बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा वेलोसिटी है जिसपे क्या होता है, एक ऐसा वेलोसिटी है जो आपको, एक ऐसा वेलोसिटी है जहां क्या होता है, मतलब फ्लो है अपना ट्रांजिशन चेंज कर जाता है, यानी लेमिनार से ट्रांजिशन हो सकता है, ट्रांजिशन से टर्बुलेंट भी हो सकता है। फिर रिपीट कर रहे हैं, एक ऐसा वेलोसिटी है
हाँ उस समय उसको लेके हम सूचित करेंगे, सिंबल देंगे सी से सिंबल देंगे। तो एक ऐसा वेलोसिटी है जहाँ क्या होता है, उसका ट्रांजिशन होता है, यानी बाउंड्री, दोनों बाउंड्री के बीच का जो वेलोसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। नाम ही क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब बाउंड्री पे एकदम मरने पे बाउंड्री पे है, जस्ट थोड़ा ऊपर जाएंगे तो मर जाएंगे, जस्ट जाएंगे तो जिंदा है, क्रिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, इस तरह से बाबू हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। हम इसके बाद आपको इलास्टिसिटी पढ़ाएंगे कुछ देर के बाद। 10-15 मिनट थोड़ा वेट कर लीजिए, 10-15 मिनट वेट कर लीजिए। हम थोड़ा 10-15 मिनट बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं, इलास्टिसिटी चैप्टर पूरा खत्म करेंगे। ओके, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई कर सकते हैं कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ओके, थैंक यू।